चलिए बच्चे, सो टुडे वी आर ऑन चैप्टर 4। बेटा चैप्टर 4 का लेक्चर 1 है आज। बेटा आपका ये, हाँ जी हाँ जी, बोलो बेटा बोलो। आपका ये बच्चे लगभग ये जो चैप्टर है, ये 3 क्लासेस में मैंने टारगेट रखा हुआ है कंप्लीट करने का। तो आज और कल और फिर नेक्स्ट वीक फ्राइडे वाली क्लास में आई एम एक्सपेक्टिंग दैट विल बी डन विद दिस चैप्टर। ठीक है, तो अगस्त मंथ में आई एम एक्सपेक्टिंग कि 6 चैप्टर्स खत्म होंगे और 8वां एक छोटा चैप्टर है बट बिट टिपिकल डायरेक्टर्स का, वो भी हमारा स्टार्ट हो जाए। इज दैट क्लियर बेटा? ठीक है, चलिए। भाई सबके कैमराज ऑफ है, क्या चक्कर है? आओ बच्चे। तो सर देखो, सिंपल सी बात है, हमें सिविया तूने निकाल ली ना बेटा नोट्स? ठीक है, देखो बच्चे। तो सर कंपनी को चाहिए पैसा। कंपनी को क्या चाहिए? पैसा चाहिए सर कंपनी को। ठीक है, तो सर या तो कंपनी पैसा रेस करेगी सर कैपिटल की फॉर्म में। उसके लिए कंपनी क्या इशू करेगी? शेयर्स। आपको पता है ये बातें, 12th में पढ़ के आए हो। या सर कंपनी इशू करेगी सर डिबेंचर्स। सर किस फॉर्म में? पैसा रेज करने के लिए लोन के फॉर्म, लोन के फॉर्म में पैसा रेज करने की। इज दैट क्लियर? गॉट? तो सर देखो यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन वाले में, इंट्रोडक्शन वाला जो आपका टॉपिक है बेटा, वहां पे देखो क्या लिखा हुआ है। फाइनेंस कैन बी रेज्ड, finance can be raised by issuing shares and debentures. Is that clear? Got it? समझ आता है कि नहीं समझ? जी बेटा बोलो बोलो। क्या? हाँ, चेयर्स वगैरह कर लो डिस्ट्रिक्ट बेटा। ठीक है, फाइनेंस कैन बी रेज्ड बाय इशूइंग शेयर्स एंड डिबेंचर्स। एग्री कर रहे हो? अब सर शेयर्स और डिबेंचर्स क्या है बच्चे? ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। ये क्या है? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है जो किस चीज में हेल्प करते हैं सर? अरेंजिंग फंड्स फॉर द कंपनी। एम आई क्लियर? और कंपनीज एक्ट 2013 में हम इनको जॉइंटली क्या बोलते हैं सर? सिक्योरिटीज। एम आई क्लियर? पड़ी हुई है ये सब चीजें। इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? ठीक है बेटा, आ जाओ। अब मैं सीधे, ये आपको इंट्रोडक्शन एक बार पढ़ लेना, गो थ्रू कर लेना बच्चे। मैं आपको सीधे लॉ के ऊपर लेकर आता हूं बेटा। काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। किस पे लेकर आता हूं बेटा? काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। इज दैट गॉट? बेटा दो तरीके की आपकी शेयर कैपिटल है। एक हो गई बच्चे आपकी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और दूसरी हो गई आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल विद वोटिंग राइट्स और विद डिफरेंशियल राइट्स एज टू डिविडेंड, वोटिंग और अदर। सर ये क्या लिखा है बेटा? इक्विटी शेयर के भी फर्दर टाइप्स होते, इक्विटी शेयर के भी फर्दर टाइप्स होते हैं, पढ़ेंगे बेटा। इज दैट क्लियर? बट फिलहाल यही मान के चलो ना यार, आपकी सेक्शन 43 क्या बोलती है कि शेयर कैपिटल दो टाइप की, एक प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और एक इक्विटी शेयर कैपिटल। बस खत्म। इज दैट क्लियर? गॉट इट? ठीक है, आओ बच्चे नेक्स्ट चलते हैं। गर्मी लगेगी तो बता देना, मैं एसी ऑन कर दूंगा। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट है आपकी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या बोल रही है सर? पढ़ा हुआ है हमने सर। दीज आर दो शेयर्स, ये वो शेयर्स है बेटा। खुशबू बात करना बेटा, जानू भैया आना फटाफट बात करना। दीज आर दो बोलना, क्लास ले रहे, कर ले बात जल्दी। बोलो बता दो, बाहर जाके बात करो। ठीक है, ये वो शेयर्स हैं बेटा जिनको प्रेफरेंस दी जाती, जिनको क्या दी जाती है? प्रेफरेंस दी जाती है विद रिस्पेक्ट टू डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। सर मतलब बेटा जब भी डिविडेंड देने की बातें आएंगी, इक्विटी से पहले प्रेफरेंस को डिविडेंड देंगे। और जब भी कंपनी वाइंडिंग अप में जाएगी, कंपनी बंद होगी, तो बेटा उसमें जो है पहले इक्विटी शेयर से पहले रीपेमेंट किसको करी जाएगी? प्रेफरेंस शेयर वालों को करी जाएगी। इज दैट क्लियर? गॉट इट? कोई आज सच मुश्किल नहीं। आगे बढ़ सकता हूं तो बच्चे हमने क्या देखे? सेक्शन 43 की सबसेक्शन 1 में देखा बेटा दो टाइप की शेयर कैपिटल होती है, प्रेफरेंस और इक्विटी। फिर सबसेक्शन 2 में हमने देखा कि बोल रहा है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मींस शेयर कैपिटल कैरिंग ए प्रेफरेंशियल राइट विद रिस्पेक्ट टू डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल इज टर्म्ड एज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है, आगे बढ़ेंगे बेटा। थर्ड में देखो, अब इसने फर्दर डिफाइन किया हुआ है प्रेफरेंशियल राइट एज टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड, इसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट। फिर प्रेफरेंशियल राइट एज टू रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। एम आई क्लियर? गॉट इट? 15 16 पेजेस हैं, 15वें पे दूसरे पे पहुंच गए हैं। आइए, कह रहा है इन केस वेयर डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी, द प्रेफरेंस शेयर होल्डर शेल हैव अ प्रेफरेंशियल राइट
to payment of dividend. Such preferential right as to payment of dividend. सर किसके कंपैरिजन में इनको प्रेफरेंस दी जाएगी? इक्विटी शेयर होल्डर्स के कंपैरिजन में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वालों को क्या दी जाएगी? आपको जो है प्रेफरेंस दी जाएगी. इज दैट क्लियर? समझ आता है? कह रहा है सच प्रेफरेंशियल राइट एज टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड मे बी. अब देखना प्रेफरेंस किस किस हिसाब से मिल सकती है. मे बी विद रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड रेट, विद रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड अमाउंट, फ्री ऑफ इनकम टैक्स, या फिर सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स. इज दैट क्लियर? ठीक है, इतना आपको करने की जरूरत नहीं है. आगे देखते हैं बेटा. आपको सिर्फ मेनली ये जानने की जरूरत है कि सर where a dividend is declared by the company, the preference shareholders have a preferential right to payment of dividend. ठीक है, बाद में कर लेना जब भैया लोग दीदी लोग. अब नीचे दुकान खुल गई है ना, नीचे बैठो आप. तुमने तो तुमने पूरे दिन के लिए नहीं काम करना. मम्मा तो बोल रहे थे पूरे दिन के लिए. अब कल से क्या करना, अब आज चली जाओ, कल से वहां पे सारा फटाफट काम खत्म करके, ठीक है, अंकल के साथ यहाँ पे पहुंच जाया करना. ठीक है, जाओ. इज दैट क्लियर? ठीक है, आओ बच्चे नेक्स्ट देखो जरा. एक एग्जांपल से बेटर तरीके से समझ आएगा बेटा. कह रहा है इंड स्विफ्ट फार्मा लैब्स लिमिटेड एंड पैनिका बायोटिक लिमिटेड इशूड प्रेफरेंस शेयर्स. ठीक है यार. कह रहा है इंड स्विफ्ट फार्मा प्रोवाइड्स दैट द प्रेफरेंशियल डिविडेंड मे बी फिक्स्ड अमाउंट से 5 लाख इन 1 year payable to preference shareholders before anything is paid to ordinary shareholder. Ordinary shareholders मतलब equity share. कह रहा है whereas the Panica Biotic provides that the amount payable as preference dividend may be calculated at a fixed rate at rupees 8% of the nominal value of such share. तो बच्चे किन किन चीजों में आप फिक्स हो सकते हो बेटा? या तो बच्चे आप फिक्स हो सकते हो, ये बातें पहले से ही क्लियर करी जाएगी. या तो आपको एक फिक्स्ड रेट मिलेगा जो कि कितना था नीचे वाले में 8%, या तो फिक्स्ड अमाउंट मिलेगा जो कि कितना था 5 लाख रुपए. इज दैट क्लियर? गॉट इट? एग्री करते हो? जो ये आपका सी पॉइंट है ना बेटा, ये इतना रेलेवेंट नहीं है. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, आपको लगता है कि इंडिया में कुछ भी फ्री ऑफ इनकम टैक्स होगा? कुछ भी फ्री ऑफ इनकम टैक्स नहीं है बेटा. इज दैट क्लियर? सर सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स क्या मतलब हुआ बेटा? कितना इनकम टैक्स लगेगा ये भी पहले से ही बता दिया जाएगा. इज दैट क्लियर? गॉट इट? मेनली बच्चे पता है क्या, ये दो आपके पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, विद रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड रेट और विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड अमाउंट. और एक मेन पॉइंट क्या है बेटा, कि प्रेफरेंस दी जाएगी, कंपैरेटिव प्रेफरेंस रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ डिविडेंड कंपैरिजन टू ऑर्डिनरी शेयर्स. ऑर्डिनरी शेयर्स कौन से हो गए? इक्विटी शेयर्स. इज दैट क्लियर? समझ आता है? आगे बढ़ो जरा. आगे क्या बोल रहा है समृति जी? सेकंड चैप्टर के थर्ड चैप्टर का क्या स्टेटस है बेटा? नोट्स कहाँ तक पहुंचे? सर अभी कर रही हूँ मैं. अभी सेकंड खत्म नहीं हुआ बेटा? नो सर, सेकंड हो गया, थर्ड स्टार्ट हो गया मेरा. थर्ड स्टार्ट हो गया. ठीक है बच्चे, चलो नेक्स्ट देखो बेटा. कह रहा है इन केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, पहले ही बोला था रीपेमेंट कैपिटल. अरे यार, कैपिटल की रीपेमेंट कभी भी ऑर्गेनाइजेशन के चलते हुए मिलती है. यार मेरी बात सुनो, मैं कह रहा हूं मैं पाठशाला को रन कर रहा हूं, मैं अपनी कैपिटल इसमें से निकाल लेता हूँ. वही कैपिटल मतलब बिल्डिंग, बिल्डिंग निकाल लेता हूँ, फर्नीचर निकाल लेता हूँ, इक्विपमेंट्स निकाल लेता हूँ. सर जब यही चीजें निकाल के ले गया तो फिर बिजनेस कहां से चलेगा? एग्री कर रहे हो? तो सर कैपिटल आपकी तब बिजनेस में से निकलती है जब आपका बिजनेस क्या होता है? बंद होता है. तो बेटा क्या लिखा हुआ है? इन केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी. एम आई क्लियर और नॉट? सो इन द केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी और ऑफ रीपेमेंट ऑफ कैपिटल. सर ध्यान से मेरी बात सुनिए. सर इन द केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी और ऑफ रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, कह रहा है अगर रीपेमेंट की बातें हो रही हैं, जो कि यूजुअली बेटा वाइंडिंग अप पे ही होगी. इज दैट क्लियर? इन द, तो इसको छोड़ो. इन द केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव ए प्रेफरेंशियल राइट टू द रीपेमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल पेड. अब जितना उन्होंने पैसा दिया है, अब जितना पैसा लास्ट में बच गया है बेटा, सपोज करो कंपनी के एसेट्स बिके 100 करोड़, कंपनी की एक्सटर्नल लाइबिलिटीज थी 70 करोड़, 70 करोड़ पे ऑफ कर दिया बेटा. ठीक है, पीछे कितना बच गया? 30 करोड़. सर प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी थी? 10 करोड़. पे ऑफ कर दी. अब पीछे जितना बचा वो किसके लिए हो गया बेटा? इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए. दिस इज द मीनिंग ऑफ प्रेफरेंशियल रीपेमेंट टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स. एम आई क्लियर? गॉट इट? ठीक है, आइए बच्चे नेक्स्ट पढ़िए जरा मेरे साथ. सर preference shares are always presumed
presumed to be cumulative and the accumulation of dividend can be excluded only by a clear provision in the article of association. सर ये क्या है, कुछ समझ नहीं आया बेटा। इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, वहां पे आपको वेट करना पड़ेगा, तब मैं आपको ये पढ़ाऊंगा। इसको फिलहाल के लिए छोड़ दीजिए बेटा। आगे जरा आइए बेटा, मेरे साथ पढ़िए। कैन अ कंपनी ओनली हैव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, मैंने 12th में भी डिस्कशन करी होगी। पता नहीं मेरे 12th वाले बच्चों को याद होगा, अंश तनिष समृति को, बट मैं फिर से यहाँ पे एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। ध्यान से मेरी बात सुनिए बेटा। मैं बोल रहा हूँ बी हैज प्रेफरेंस ओवर ए। बी हैज प्रेफरेंस ओवर ए। बी को क्या मिल रही है? प्रेफरेंस मिल रही है। किसकी कंपैरेटिव में? ए के कंपैरेटिव में बी को क्या मिल रही है? प्रेफरेंस। यानी कि बच्चे मेरी बात सुनो, ए है तभी तो बी को प्रेफरेंस मिल रही है। ए ए एग्जिस्टेंस में है तभी तो बी को क्या मिल रही है? प्रेफरेंस मिल। अगर ए ही नहीं होगा तो बी को किस बात की प्रेफरेंस मिलेगी? इज दैट क्लियर? तो बच्चे प्रेफरेंस शेयर्स का तभी वजूद है जब इक्विटी शेयर्स है बेटा। A company can have only equity shares, but a company cannot have only preference share. बेटा प्रेफरेंस शेयर्स तभी होते हैं जब इक्विटी शेयर्स होंगे, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स को प्रेफरेंस मिलती है इक्विटी शेयर के कंपैरिजन में। तो अगर इक्विटी शेयर्स ही नहीं होंगे तो प्रेफरेंस शेयर की जो प्रेफरेंस है उसका अचार भी नहीं डलेगा। इज दैट क्लियर? तो ध्यान से देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इट मे बी नोटेड दैट व्हाइल अ कंपनी मे हैव ओनली इक्विटी शेयर कैपिटल but it cannot have only preference share capital. This is because preference shareholders have certain preference rights over the equity shareholders. In the absence of equity share capital, there cannot be preference share capital. Is that clear? समझ आता है? यहां पे आके आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का टॉपिक खत्म होता है। आगे बढ़ सकता हूँ। नेक्स्ट आपका चल रहा है इक्विटी शेयर कैपिटल। प्लीज मेरी बड़ी आप बच्चों से विनती है, जिस दिन क्लास होती है उसी दिन नोट्स बनाओ घर में। जिस दिन आपकी क्लास होती है बेटा उसी दिन नोट्स बनाओ घर जाके, क्योंकि तब माइंड में फ्रेश होता है। सब छोड़ दो प्लीज। फ्राइडे सैटरडे अगला 2-2.5 घंटा, इस क्लास के बाद भी अगला 2-2.5 घंटा मेरे को दे दिया करो प्लीज। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। चलिए आगे देखिए बेटा। इक्विटी शेयर कैपिटल कह रहा है शेयर कैपिटल विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ध्यान से सुनिएगा, शेयर कैपिटल विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आर टर्म्ड एज इक्विटी शेयर कैपिटल। सो ये तो बड़ी नेगेटिव डेफिनेशन है। यस, इट्स अ नेगेटिव डेफिनेशन। इक्विटी शेयर्स को बिल्कुल डिफाइन नहीं किया हुआ, सीधा बोल दिया जो शेयर्स प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है ना, वो क्या है बेटा? आपके इक्विटी शेयर कैपिटल। यानी कि हमें किसको चेक करना पड़ेगा? प्रेफरेंस। ध्यान से मेरी बात सुनिए बच्चे, इक्विटी शेयर की कोई डेफिनेशन नहीं, कोई मीनिंग नहीं है, नेगेटिव मीनिंग दिया हुआ है। कह रहा है वो शेयर जो कि प्रेफरेंस शेयर नहीं है वो क्या कहलाए जाएंगे? इक्विटी शेयर्स। तो बेटा हमें अल्टीमेटली मीनिंग किसका चेक करना पड़ेगा? प्रेफरेंस शेयर का, जो कि ऊपर सेक्शन 43 के अंदर दिया। Is that clear? Got it. Share capital carrying a preferential right with respect to dividend and repayment of capital is termed as preference share capital. Is that clear? आइए बेटा, अब सर दो तरीके के आपके जो है यहाँ पे इक्विटी शेयर्स हैं बच्चे, ठीक है? ध्यान से देखिए बेटा, इक्विटी शेयर्स विद वोटिंग राइट्स, इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। एम आई क्लियर? ठीक है। कह रहा है इक्विटी शेयर्स आर ऑफन रेफर्ड एज ऑर्डिनरी शेयर्स एंड समटाइम एज कॉमन शेयर्स। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब सर इक्विटी शेयर्स विद वोटिंग राइट्स है तो नॉर्मल हो गए बच्चे, क्योंकि इक्विटी शेयर्स पे हमेशा क्या होता है? वोटिंग राइट तो होते ही होते हैं बच्चे, ठीक है? ध्यान से मेरी बात सुनिए बेटा, वोटिंग राइट मतलब कि सर अगर कंपनी में कोई भी इंपॉर्टेंट डिस्कशन होनी है, उस इंपॉर्टेंट डिस्कशन पे आप अपना जो है व्यू पॉइंट रख सकते हो और वोट डाल सकते हो बेटा। प्रेफ और वो किसको दिया जाएगा? ओनर को दिया जाएगा। एम आई क्लियर सर? कंपनी में कोई भी इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो रही है, उस डिस्कशन, ध्यान से सुनिएगा, उस डिस्कशन उस टॉपिक की डिस्कशन में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और वोट डाल सकते हैं। ये राइट किसके पास होगा? ओनर के पास होगा। तो बच्चे कंपनी के ट्रू ओनर्स कौन है? क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ट्रू ओनर्स है? नहीं सर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर नॉट द ट्रू ओनर्स। क्यों? मैं आपको बताता हूं बेटा। ध्यान से जरा मेरे साथ ओपन बोर्ड पे आइए आप बच्चे, ओपन बोर्ड पे आइए। सर कुछ इस प्रकार ना लिखा होता है, प्रेफरेंस शेयर्स 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है, ₹10 लाख एट द रेट ₹10।
ठीक है, 8% प्रेफरेंस शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच। ठीक है, यहाँ ऐसे लिखा होता है 8%, 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच, कितना हो गया बच्चे? 10 लाख। ये जो 8% है बेटा, ये किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है? फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड, फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड। एम आई क्लियर? या तो फिक्स्ड अमाउंट बता देगा या तो फिक्स्ड रेट बता देगा। ठीक है, अब ये जो फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड है बेटा, क्या बच्चे ये लोन का फीचर नहीं हो गया एक तरीके से? फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, इजंट इट एक्टिंग लाइक ए फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट बेटा? तो पहला फीचर तो इसके अंदर क्या हो गया? लोन वाला। और दूसरा फीचर इसके अंदर लोन वाला ये है बेटा कि आपको प्रेफरेंस शेयर्स को क्या करना पड़ता है? रीपे करना पड़ता है। जैसे कि इक्विटी शेयर्स होते होते हैं ना बेटा, वो आपके क्या होते हैं बेटा? वो रीपे होंगे एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। प्रेफरेंस शेयर्स जो है उनका एक फिक्स्ड पीरियड होता है जिसमें कंपनी को क्या करना होता है बेटा? वाइंड अप करना, उनको रीपे करना। सॉरी, आई यूज द वर्ड वाइंड अप, आई वाज सपोज्ड टू यूज द वर्ड रीपे। इज दैट क्लियर? तो बच्चे ये तो दोनों ही फीचर्स आपके क्या हो गए? लोन के फीचर्स। इज दैट क्लियर? मेरी बात समझते हैं कि नहीं? अब बच्चे ध्यान से सुनिए, अगर कोई आपकी कंपनी में आपको लोन प्रोवाइड करता है और आपको उस लोन को पे ऑफ करना है लेटर स्टेज पे, तो ही इज नॉट द ओनर ऑफ द कंपनी, ही इज द लेंडर टू द। ध्यान से सुनिएगा, ही इज लेंडर टू द कंपनी। दैट इज व्हाई आपके प्रेफरेंस शेयर, ऑल दो वो कैपिटल की फॉर्म में है, बट उसमें फीचर्स किसके जुड़े हुए हैं? लोन के फीचर में। उसको कभी भी ओनर नहीं बोला जाता, उनको क्या माना जाता है? लेंडर ही माना जाता है। और लेंडर को आप जो राइट्स दोगे ना, वो ज्यादा से ज्यादा क्या राइट्स हैं? रिगार्डिंग रिगार्डिंग डिविडेंड प्लस रीपेमेंट, इसके ऊपर जो है वो चर्चा कर सकता है। इसके अलावा उसका कंपनी में कोई भी और अदर राइट नहीं है। दैट इज वाई वोटिंग राइट हमेशा इक्विटी शेयर होल्डर के पास होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास नहीं होते। आई होप ये लाइन मेरी समझ आई होगी आप बच्चों को यहाँ पे कि सर इक्विटी शेयर्स विद वोटिंग राइट्स। एम आई क्लियर? बात समझ आती है? इक्विटी शेयर्स आपके ऑर्डिनरली बेटा मोस्ट ऑफ द टाइम किसके साथ होते हैं? वोटिंग राइट्स के साथ ही अवेलेबल होते हैं। इज दैट क्लियर? गॉट इट? अब सर ये एक्सक्यूज मी क्या? सर। जी बेटा। सर तो जब जर्नल मीटिंग्स होती है कंपनी की, तो जी उसमें दोनों शेयर होल्डर्स होते हैं कि खाली इक्विटी नहीं शेयर? बच्चे, जर्नल शेयर होल्डर्स मींस इट इज द मीटिंग ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। इज दैट क्लियर? ठीक है, यस सर। आपकी इक्विटी जो जर्नल मीटिंग होती है उसमें पार्टिसिपेशन भी आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स करते हैं, वोटिंग भी आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स करते हैं। इज दैट क्लियर? गॉट इट? ओके। क्लैरिटी है? यस। अब सर मुद्दा ये है, व्हाट इज दिस सर इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स? बेटा इसके लिए हमें पढ़ने पड़ रहे हैं आपके रूल 4 ऑफ कंपनी शेयर कैपिटल एंड वेंचर रूल। चौथा चौथा जो आपका चैप्टर है, वो वाले रूल्स पढ़ने पड़ रहे हैं टू गेट द क्लैरिटी ओवर इक्विटी शेयर्स इशूड विद डिफरेंशियल राइट्स। इज दैट क्लियर? समझ आता है कि नहीं समझ आता है? ठीक है, आइए बच्चे देखो जरा, तो क्या क्या बोला हुआ है बेटा? लीगल रिक्वायरमेंट फॉर इशू ऑफ शेयर्स विद डिफरेंशियल। तो पहले देखना बेटा क्या क्या लीगल रिक्वायरमेंट सब रूल 1 में बताया गया बेटा। कह रहा है इशू ऑफ शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट मस्ट बी ऑथराइज्ड बाय द आर्टिकल्स। ओहो, पहले तो आर्टिकल्स के द्वारा जो है अथॉरिटी होनी चाहिए कंपनी को। नेक्स्ट कह रहा है इशू ऑफ शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स मस्ट बी ऑथराइज्ड बाय पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। इज दैट क्लियर? समझ आता है कि नहीं समझ? ठीक है, पहली बात सर, डिफरेंशियल राइट्स डिफरेंशियल शेयर्स के लिए, डिफरेंशियल इक्विटी शेयर्स के लिए अथॉरिटी किस में होनी चाहिए सर? आर्टिकल्स में। दूसरा, जब भी आप इन शेयर्स को इशू करोगे बेटा, तो सर आपको क्या करना है सर? शेयर होल्डर्स की मीटिंग में सर पास करना है क्या? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। इज दैट क्लियर? गॉट? कह रहा ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन शैल बी पास बाय पोस्टल बैलेट। सर इसकी मैं बात करूंगा, मैंने पिछले चैप्टर में भी ये आपको स्किप कराया था, इस चैप्टर में भी स्किप करा रहा हूं बेटा, कि आपकी जो है बच्चे पोस्टल बैलेट के थ्रू, या चलो थोड़ा सा मैं बता देता हूं आपको। वर्ड आ रहा है पोस्ट, वोट क्या आ रहा है आपका? पोस्ट। तो बच्चे इसमें क्या होता है पोस्टल बैलेट के थ्रू? क्या होता है बच्चे कि आप ना क्या करोगे कि एक एनवलप में आप एक डॉक्यूमेंट डाल के भेज दोगे किसको? शेयर होल्डर। इज दैट क्लियर? ठीक है, और शेयर होल्डर को जो उस एनवलप में आप क्या लिखोगे कि हम ये मैटर डिस्कस करना चाहते हैं, आप इस मैटर के ऊपर अपनी वोटिंग दे दीजिए कि आप हक में हो या आप उसके अगेंस्ट हो। तो बेटा दिस इज कॉल्ड
पोस्ट के अंदर ही वो क्या कर देगा, अपना वोटिंग जो है या तो फेवर में दे देगा या तो उसके अगेंस्ट दे देगा, और कंपनी को वो एनवलप क्या कर देगा, रीपोस्ट कर देगा। दिस इज कॉल्ड पोस्टल बैलेट। एम आई क्लियर? समझ आता है कि नहीं? ज्यादा बातें इसकी आपकी 7वें चैप्टर में करूंगा, मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। इज दैट क्लियर? अब नेक्स्ट देखो बच्चे, ध्यान से देखना क्या बोल रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कह रहा था वोटिंग पावर इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर्स, जो वोटिंग पावर मिलेगी ना किसको, सर कौन से शेयर्स पे, डिफरेंशियल राइट्स वाले शेयर्स पे, सर वो 74% से एक्सीड नहीं होनी चाहिए ऑफ टोटल वोटिंग पावर। इज दैट क्लियर? गॉट? इंक्लूडिंग वोटिंग पावर in respect of equity shares with differential rights issued at any point of time। कह रहा है कभी भी आप इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट्स इशू करोगे तो इन शॉर्ट उनकी जो वोटिंग पावर है सर वो 74% से एक्सीड करनी नहीं चाहिए। इज दैट क्लियर? सर नेक्स्ट लीगल रिक्वायरमेंट चौथी, कह रहा है कंपनी हैज नॉट डिफॉल्टेड इन फाइलिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आ गया बेटा आपका, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, एंड एनुअल रिटर्न्स फॉर इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स। आप जिस जिस साल में आप सोच रहे हो उससे पिछले 3 सालों में आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न का डिफॉल्ट नहीं करा होना चाहिए। इज दैट क्लियर? कह रहे द कंपनी हैज नो सबसिस्टिंग, नो कॉन्टिन्यूइंग डिफॉल्ट, सबसिस्टिंग मतलब कॉन्टिन्यूइंग डिफॉल्ट विद रिस्पेक्ट टू, पेमेंट ऑफ डिक्लेयर डिविडेंड। ठीक है, आपने सर डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, कहीं नहीं लिखा हुआ यहाँ पे डिविडेंड ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ये नहीं लिखा हुआ। ये कौन से डिविडेंड की बात है सर, इक्विटी शेयर्स के डिविडेंड की बात। सर आपने इक्विटी, आपने बोला कि हम इक्विटी शेयर्स को डिविडेंड देंगे, आपने डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद अगर आपने रीपे नहीं, उसके बाद अगर आपने डिविडेंड पे ऑफ नहीं किया, इट विल बी हेल्ड एज ए डिफॉल्ट। इज दैट क्लियर? समझ आता है कि नहीं समझ आता? ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा क्या बोल रहा है, कह रहा है रीपेमेंट ऑफ मेच्योर डिपॉजिट्स। बेटा आने वाला है, आने वाला है चैप्टर डिपॉजिट्स का, और इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। सर होता क्या है बेटा, आप एफडी बैंक में ना करा के किसी कॉर्पोरेट को दे दीजिए, ठीक है, दिस दीज आर कॉल्ड एज पब्लिक डिपॉजिट्स। एम आई क्लियर? कि पब्लिक से आप शॉर्ट टर्म लोन मांग रहे हो, इन शॉर्ट ये डिपॉजिट्स क्या होते हैं, एक तरीके से शॉर्ट टर्म लोन होता है। एम आई क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट देखो बच्चे, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स या फिर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। डिबेंचर्स पे डिफॉल्ट, उनको रीपे नहीं किया या उनके ऊपर इंटरेस्ट नहीं दिया, या फिर प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर आपने क्या किया बेटा, उनकी रिडेम्पशन हो गई थी, उनकी ड्यू डेट आ गई थी रीपेमेंट की, बट आपने क्या कर दिया, डिफॉल्ट कर दिया। इज दैट क्लियर? कंपनी का कोई भी कॉन्टिन्यूइंग डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है, या कंपनी ने पास्ट में कभी भी नीचे दिए गए डिफॉल्ट नहीं करे होने चाहिए। इज दैट क्लियर? आइए बेटा पढ़ लीजिए, कह रहा है रीपेमेंट ऑफ एनी टर्म लोन। आपने कुछ समय के लिए, टर्म कुछ कुछ टाइम के लिए लोन लिया, कहां से सर, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, या स्टेट लेवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, या शेड्यूल्ड बैंक से, या इंटरेस्ट पेबल देयर ऑन। इज दैट क्लियर? ठीक है, आपने सर लोन लिया हुआ है सर किससे, या तो आप लोन की रीपेमेंट पे डिफॉल्ट कर रहे हो, या तो उसके इंटरेस्ट पे करने में आप डिफॉल्ट कर, ठीक है। कह रहा है ड्यूज विद रिस्पेक्ट टू स्टैट्यूटरी पेमेंट्स रिलेटिंग टू इट्स एम्प्लॉइज। सर स्टैट्यूटरी पेमेंट्स रिलेटिंग टू इट्स एम्प्लॉइज, बेटा सैलरी, बेटा बोनस, बेटा पीएफ, बेटा ग्रेचुटी, ये सब हैं स्टैट्यूटरी पेमेंट्स। इज दैट क्लियर? गॉट इट? समझ आता है? लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, स्टैट्यूटरी पेमेंट्स माने सैलरी, बोनस, पीएफ, ग्रेचुटी, ठीक है, लिख लीजिए। इज दैट क्लियर? ठीक है, बस इतना याद रखना, एक गलती मत करना बेटा, ऊपर वाले जो डिफॉल्ट्स हैं वो कॉन्टिन्यूइंग डिफॉल्ट्स की कैटेगरी में आते हैं,
नीचे वाले जो डिफॉल्ट है वो पास्ट में आपने डिफॉल्ट करे हुए हैं। इज दैट क्लियर? सर नेक्स्ट जरा थर्ड पॉइंट देखना, क्रेडिटिंग द अमाउंट इन इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। सर ये क्या? crediting the amount in investor education and protection fund, the company has not defaulted। ठीक है, द कंपनी हैज नॉट डिफॉल्टेड मतलब कंपनी डिफॉल्ट नहीं किया होना चाहिए। मतलब सर कुछ कैटेगरीज ऑफ कंपनीज है जिनको सर इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, ये एक फंड सरकार द्वारा बनाया गया है, सेबी द्वारा बनाया गया है। आपको उस फंड में थोड़ा थोड़ा पैसा डालना है और उस फंड में जितना भी पैसा कलेक्ट होगा सरकार उसको यूज करेगी इन्वेस्टर को जो है जागृत करने में। मतलब कैसे सर? एडवर्टाइजमेंट्स निकालेगी। क्या करेगी सर? एडवर्टाइजमेंट, न्यूज़पेपर पब्लिकेशंस। बेटा मेरी बात सुनो, आप न्यूज़पेपर में, आप टीवी में ऐड देखते हो, अमिताभ बच्चन जी जो है वो ऐड कर रहे हैं, क्यों? हो गया ना नुकसान। आजकल कुछ एक ऐसी ऐड आ रही है अमिताभ बच्चन की, क्यों हो गया ना नुकसान? फेक कॉल्स के झांसे में ना फंसे। अब अमिताभ बच्चन जी को आप स्क्रीन पे ला रहे हो तो बच्चन साहब जो है करोड़ों आपसे चार्ज करें, तो उसके लिए क्या आपको एक्यूमुलेटेड फंड्स चाहिए कि नहीं चाहिए? तो सर कंपनी हैज नॉट डिफॉल्टेड इन क्रेडिटिंग द अमाउंट इन इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड। लेकिन मेरी बात सुनो, इट इज नॉट रिक्वायर्ड, ये सिक्योरिटीज लॉ के अंदर लिखा हुआ है, आपको जानने की जरूरत नहीं है। इट इज नॉट रिक्वायर्ड बाय एवरी कंपनी। जिस कंपनी को प्रिस्क्राइब किया हुआ है सिर्फ उसी कंपनी को इसमें क्या करना होता है? पैसा क्रेडिट करना होता है। लेकिन सुनो, कह रहा है कंपनी ने अगर पास्ट में डिफॉल्ट कर दिए सर, तो फिर कंपनी कभी भी सर इक्विटी शेयर में डिफरेंशियल राइट्स नहीं, इक्विटी शेयर्स में डिफरेंशियल राइट्स इशू ही नहीं कर पाएगी। कह रहा है नहीं, ऐसा नहीं है। कह रहा है सपोज करो कंपनी ने डिफॉल्ट किया बेटा 2018 के अंदर। कंपनी ने डिफॉल्ट कब किया? 2018। सर ये था डिफॉल्ट ईयर। 2019 में कंपनी को अक्ल आ गई, कंपनी ने इस डिफॉल्ट को क्या कर दिया? सही कर दिया, गुड कर दिया। इज दैट क्लियर? सब बच्चे एग्री कर रहे हैं? कंपनी ने इस डिफॉल्ट को क्या कर दिया? सही कर दिया, गुड कर दिया, बढ़िया कर दिया। सर 2019 से, अच्छा अब यहां पे इन्होंने बोला फाइनेंशियल, तो मैं लेता हूँ 17-18 और यहाँ पे लेता हूँ 18-19। एम आई क्लियर? कह रहा है अब इसके 5 साल एक्सपायरी फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, इससे 5 साल एक्सपायरी करो बेटा। 5 साल कहां से आप काउंट करोगे बेटा? जब से ये फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है। कब फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है? 31 मार्च 2019 को, वहां से 5 साल काउंट करो। तो 19-20, 20-21, 21-22, 22-23, 23-24। तो सर कहां पे एक्सपायरी होगा 5 साल? 31 मार्च 2024 को। एग्री कर रहे हो मेरे साथ कि नहीं? कह रहा है जब ये 5 साल पूरे हो जाएंगे ना, फिर कंपनी जो है क्या कर सकती है? ये सारा अपना इक्विटी शेयर्स with डिफरेंशियल राइट्स जो है कंपनी इशू कर सकती है। इज दैट क्लियर? हाउएवर a company may issue shares with differential rights upon expiry of 5 years from the end of financial year in which such default was made good। good कब किया गया? 19-20, 19-20 सॉरी, गुड कब किया गया? 18-20 में। क्या 20 क्यों लिखा हुआ है मैंने? 18, अच्छा वो 2019 तक। 18-19 में हमने ठीक कर लिया। अब कह रहा है ये एंड हुआ, कब एंड हुआ? 31 मार्च 2019 को एंड हुआ। कह रहा है वहां से 5 साल काउंट करो। 5 साल एक्सपायरी कहां पे होंगे? 31 मार्च 2024 पे एक्सपायरी होंगे। यानी कि बेटा अब आप फाइनली कब इशू कर सकते हो बेटा? आप इशू कर सकते हो 24-25। इज दैट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा। नेक्स्ट क्या है अब आपका 7वां पॉइंट? कह रहा है कंपनी हैज नॉट पेनलाइज्ड बाय कोर्ट ट्रिब्यूनल ड्यूरिंग द लास्ट 3 इयर्स ऑफ एनी ऑफेंस अंडर, देखना जरा कौन कौन से ऑफेंस है सर। रिजर्व बैंक ऑफ एक्ट, आरबीआई एक्ट 934, ठीक है, सेबी एक्ट 1992, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, फॉरेन एक्सचेंज फेमा, फेमा एक्ट 1999 और एनी अदर स्पेशल एक्ट under which the company is regulated by any sectorial regulator। Is that clear? Got it? समझ आता है कि नहीं? उसके अलावा देखो इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट है बेटा कि अगर इफ यू वांट टू कम विद इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा आपका ये वाला टॉपिक, प्लीज छोड़िएगा मत। जी रुद्रांश बोलिए। बच्चे जरा कोई लिंक शेयर कर दो ग्रुप में प्लीज, मीटिंग का लिंक शेयर कर दो। समवन प्लीज शेयर द लिंक। हाँ जी रुद्रांश कर रहे हैं बेटा, आपके नंबर पे, ये नंबर है व्हाट्सएप पे, मेरे को हेलो लिखो।
चलिए बेटा नेक्स्ट देखिए जरा। आइए इसके अलावा आपको क्या क्या देना पड़ेगा बच्चे। जो आपने मेरी बात सुनो, ऊपर देखना जरा। सर क्या एक रिक्वायरमेंट थी कि सर आर्टिकल्स में आपको अथॉरिटी होनी चाहिए। उसके अलावा एक और आपकी लीगल रिक्वायरमेंट क्या है बेटा, कि आपको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। कहां पे सर? जर्नल मीटिंग। जर्नल मीटिंग इसकी इक्विटी शेयर होल्डर्स। और सर वो ओआर पास भी कैसे करवाना पड़ेगा? पोस्टल बैलेट से। कैसे पास करवाना पड़ेगा? पोस्टल बैलेट से। तो देखना बच्चे, देखना आप सर। कह रहा है आप अब क्या करना पड़ेगा बेटा, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। सर शेयर होल्डर को, सिविया सुन मेरी बात, शेयर होल्डर को सपना आ जाएगा जर्नल मीटिंग का। आएगा सपना, ऐसे सोया है सपना आया, ओ मीटिंग होने वाली भागो, ऐसा होगा नहीं। सर कंपनी बाय पोस्ट उसको नोटिस भेजेगी कि नहीं भेजेगी? कह रहा आप जर्नल मीटिंग का जो नोटिस भेजेगी बेटा, उसमें एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी देगी। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट किस चीज की सर? किन पर्टिकुलर्स की क्या क्या होने चाहिए? सर इट्स साइज। सर कितना आप जो है, कितने शेयर्स आप इशू करने वाले हो अपना, कौन से वाले? इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट्स। डिटेल्स देनी पड़ेंगी सर, डिफरेंशियल किस किस राइट में उनको डिफरेंस दिया जाएगा बेटा, ठीक है। तो ये सारी आपको जो है इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी शेयर होल्डर्स को रिगार्डिंग द साइज ऑफ द इशू एंड रिगार्डिंग द डिटेल्स और डिफरेंशियल राइट्स। एम आई क्लियर? गॉट? समझ आता है कि नहीं? कोई समस्या, कोई परेशानी? ठीक है, आइए बेटा नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट देखिए, एक कॉन्सेप्ट याद आ रहा है, वो मेरे को आप बच्चों को बताना है। हाँ जी, आइए बेटा। सर सारी बातें तो ठीक है, सारी बातें तो ठीक है। सर इसका ऑब्जेक्टिव नहीं समझ आया। किसी बच्चे ने नहीं मेरे से पूछा। सर देर आर टू टाइप्स ऑफ कंपनीज, पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी, है ना? दोनों का अपना अपना पर्पस है। हायर लेवल पे जाना है तो पब्लिक कंपनी, लोअर लेवल पे जाना है तो प्राइवेट कंपनी, है ना? सर देर आर टू टाइप्स ऑफ शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स। सर अगर तो बड़ा खेलना है, रिस्क लेना है, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, कैपिटल एप्रिसिएशन चाहिए लाइफ के अंदर, तो सर इक्विटी शेयर्स। सर अगर सेफ खेलना है, रेगुलर इनकम्स चाहिए, तो सर प्रेफरेंस शेयर्स। सबका पर्पस है कि नहीं है बेटा? तो सर ये दो तरीके के प्रेफरेंस इक्विटी शेयर्स फिर क्यों? इक्विटी शेयर्स विद इक्वल राइट्स, विद इक्वल वोटिंग राइट्स, है ना? एंड देन इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। सर ये तो समझाया नहीं आपने, ना ही किसी बच्चे ने पूछा। सर पर्पस क्या है डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स? हाँ जी भाई, जरूरत क्या पड़ गई सर? ये भी आगे फर्दर सर, आज फाउंडेशन से इंटर तक पहुंच गए सर, ये कभी सुना नहीं सर। इक्विटी शेयर्स हो सकता है सुना भी हो, कभी चर्चा नहीं हुई इसके। एनीवन, एनीवन सर, इक्विटी शेयर्स इक्वल वोटिंग राइट सर मतलब? सर मतलब सर मेरे पास 100 शेयर्स है, मेरे पास 100 शेयर्स है, इज दैट क्लियर? और कंपनी के पास है सर 1000 शेयर्स। टोटल कंपनी के कितने शेयर्स है? 1000। मेरे पास कंपनी की कितनी होल्डिंग आ गई बेटा? 10%। तो मतलब 10% वोटिंग पावर मेरे पास आ गई। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं कि नहीं एग्री कर? दीज आर कॉल्ड इक्विटी शेयर्स विद इक्वल वोटिंग राइट्स। सर दूसरा देखो बेटा, सर 100 आपके डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले शेयर्स, डीवीआर इनको बोलते हैं, डीवीआर डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। एम आई क्लियर? ठीक है, आगे आ जा सीविया, नहीं दिख रहा तो आगे आ जा बेटा, ठीक है। देखो बेटा, तो 100 आपके डीवीआर है बेटा। और सर कंपनी में देखो, ध्यान से मेरी बात सुनो सर, 2000 शेयर्स हो गए। क्या हो गए? 2000 शेयर्स। इज दैट क्लियर? ठीक है। 1000 कौन से वाले सर? इक्वल वोटिंग राइट्स ईवीआर। और 1000 कौन से हो गए बेटा? डीवीआर। एम आई क्लियर? गॉट इट कि नहीं गॉट इट? समझ आता है कि नहीं समझ आता है? ठीक है। अब सर इनके पास तो कितनी ताकत है बेटा? 50%। लेकिन सर इनके पास कितनी ताकत है? 10%। कितनी ताकत है इनके पास? 50%। यहाँ पे कितनी ताकत है? 10%। यानी कि सर आपके सामने आपका जवाब छुपा हुआ है कि सर जब आप इक्विटी शेयर्स तो इशू करना चाहते हो, बट एट द सेम टाइम आप अपनी कंपनी में अपनी वोटिंग पावर को अभी भी इंटैक्ट रखना चाहते हो। सर अपनी पावर को अभी भी इंटैक्ट रखना चाहते हो,
कि सर आपका दबदबा अभी भी कंपनी में बना रहे, इंस्पाइट कि डाइल्यूट कर दिया आपने अपनी क्या सर शेयर कैपिटल, उसके बावजूद भी अगर आप अपनी ओनरशिप नहीं, अगर आप अपनी वोटिंग पावर को इंटैक्ट रखना चाहते हो, तो इन दैट केस सर कंपनी किसके साथ आएगी, किसके साथ आएगी, डीवीआर। इज दैट क्लियर, कॉन्सेप्ट समझ आया डीवीआर? तो सर अगर डीवीआर के साथ आना है तो पर्पस देखो पीछे इंसान का क्या है कि सर ना डाइल्यूशन में तो जाऊंगा, बट अभी भी ताकत अपने हाथ में ही, वर्चस्व जो है वो मैं अपने हाथ में ही रखूंगा। इज दैट क्लियर, समझ आता है कि नहीं समझ आता? तो सर अगर आप ये करना चाहते हो सर, तो इन दैट केस मेरी बात सुनो, सामने वाला बेवकूफ तो है नहीं, गधा थोड़ा है यार, कि सर वोटिंग पावर भी क्या मिलेगी, कम मिलेगी सर, फिर क्या जरूरत है। लेकिन सर मेरी बात सुनो, अगर सर एक जगह से आपको थप्पड़ पड़ रहा है ना, तो दूसरी जगह पे आपको प्यार जरूर मिलेगा। भाई कुछ अगर नुकसान है तो कुछ ना कुछ फायदा होगा ना, तभी आप डीवीआर के लिए मान रहे हो ना, हम भी भर रहे हो। एम आई क्लियर? वो क्या फायदा हो सकता है वो वेरी करता है बेटा कंपनी टू कंपनी, उसको मैं जर्नलाइज नहीं कर सकता, उसको मैं स्टैंडर्डाइज नहीं कर सकता। लेकिन व्हाट आई कैन स्टैंडर्डाइज, व्हाट आई कैन जर्नलाइज सर, कि सर डीवीआर इसलिए आता है बेटा, कॉन्सेप्ट समझ आया, कि सर 1000 ईवीआर है, 1000 डीवीआर है, तो सर 1000 ईवीआर मतलब 50% इक्वल वोटिंग राइट्स, 2000 का 1000 कितना हो गया, 50%। लेकिन सर यहाँ पे हो सकता है कि ये 1000 आपका 10% हो, 5% हो, 2% हो, 1% हो। इज दैट क्लियर? यानी कि सामने वाली पार्टी क्या चाहती है, कंपनी क्या चाहती है, कि अभी भी ओनरशिप नहीं, वोटिंग पावर मेरे ही हाथ में रहे। इज दैट क्लियर? तो सर डिसीजन मेकिंग इनके हाथ में ही रहती है। इज दैट क्लियर, गॉट इट, समझ आता है कि नहीं समझ? ये है कॉन्सेप्ट आपका डीवीआर का। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अब देखो अगर सामने वाला सर इक्विटी शेयर्स भी इन्वेस्ट, इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहा है, आपका रिस्क भी ज्यादा ले रहा है, बट फिर भी ओनर भी बन रहा है, उसके बावजूद भी उसको वोटिंग पावर उतनी मिल नहीं रही, तो सर फिर आपको लॉ के द्वारा बहुत सारी चीजों को फुलफिल करना पड़ेगा, क्योंकि सामने वाले को बेवकूफ नहीं बनाना चाहता। इज दैट क्लियर? मेरी बात समझ आती है कि नहीं समझ आती? कॉन्सेप्ट समझ आया बेटा? ठीक है, तो आइए बेटा, कह रहा है प्रोहिबिटिंग, prohibit the conversion of existing equity share capital with voting rights into equity share capital carrying differential voting rights and vice versa। ओहो, तो सर एक आपके ऊपर प्रोहिबिशन लगा दी, ईवीआर से डीवीआर में नहीं जाना, डीवीआर से ईवीआर में कन्वर्जन अलाउड नहीं है। इज दैट क्लियर? एक कन्वर्जन ये भी होता है बेटा, कि आप इक्विटी शेयर से आप क्या कर सकते हैं बेटा, अपने इक्विटी शेयर्स को डिबेंचर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? आप प्रेफरेंस शेयर्स को भी डिबेंचर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये नहीं कि कब मुंह उठाया, कंपनी अगर ऑफर दे रही है तो। इज दैट क्लियर, गॉट इट, समझ आता है कि नहीं सब? लेकिन सर यहाँ पे कोई कन्वर्जन अलाउड नहीं है, कौन सा वाला कन्वर्जन, ईवीआर टू डीवीआर, डीवीआर टू ईवीआर। एम आई क्लियर, गॉट इट? नेक्स्ट देखो बेटा, कह रहा है रिक्वायर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू डिस्क्लोज द स्पेसिफाइड पर्टिकुलर्स इन द बोर्ड रिपोर्ट फॉर द फाइनेंशियल ईयर इन विच द इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स वाज कंप्लीटेड। मतलब सर आपको क्या करना पड़ेगा, एक बोर्ड रिपोर्ट भी देनी पड़ेगी उस फाइनेंशियल ईयर में जिसमें सर आपने इक्विटी शेयर्स विद अपने मतलब डीवीआर लाया था। इज दैट क्लियर, गॉट इट? ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा, कह रहा है states that subject to differential rights the holder of the equity share with differential rights shall enjoy all other rights। कह रहा है वोटिंग पावर में हमें जो है डिस्क्रिमिनेशन मिल रहा है ना, बाकी कहीं पर भी हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं मिलेगा। इज दैट क्लियर? shall enjoy all other rights such as bonus shares, राइट शेयर्स किसको मिलते हैं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को मिलते हैं कि नहीं? अब सर डीवीआर होने के बावजूद कौन सी नस्ल के कुत्ते ने हमें काट लिया सर, कि हम सर डीवीआर के लिए जा रहे हैं। सर आपको लगता है कि कंपनी के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स इतने अच्छे हैं सर, भाड़ में जाती यार वोटिंग पावर मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को कैपिटल एप्रिसिएशन चाहिए, मेरे शेयर का प्राइस तो बढ़ेगा ना नॉर्मल ईवीआर की तरह, नॉर्मल ईवीआर की तरह मेरे शेयर का प्राइस तो बढ़ेगा ना, जान दे भाई तू डीवीआर में ही जान दे, चलेगा, बढ़िया चलेगा। अरे 100 रुपया इन्वेस्ट किया, 1000 रुपया कल को हो जाएगा, 1000% एप्रिसिएशन कल को मिलेगी, नहीं जाना चाहोगे? बिल्कुल जाना चाहेंगे, नहीं मिल रही ना वोटिंग पावर, एक वोट ही नहीं डालेंगे, छोड़ परे, दफा कर। नेक्स्ट बेटा, कल को सर क्या हो सकता है सर, 100 शेयर्स मिले कंपनी के, कंपनी के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं, डीवीआर ही मिला सर, कंपनी कल को बोनस इशू ला सकती है, और शेयर्स मिल सकते हैं सर फ्री ऑफ कॉस्ट, या राइट शेयर्स मिल सकते हैं सर डिस्काउंटेड प्राइस पे, तो सर और शेयर्स मिल जाएंगे, और एप्रिसिएशन बढ़ जाएगी, और एप्रिसिएशन नेटवर्थ मेरी बढ़ जाएगी।
इज दैट हर एक इंसान का कंपनी में वोटिंग डालना ही मकसद नहीं होता बेटा। ये जो वोटिंग वाला कॉन्सेप्ट होता है ना, जो बिल्कुल टॉप शेयर होल्डर्स बैठे हुए हैं, बड़े बड़े शेयर होल्डर 30-40% जो है एक्वायर करके बैठे हैं। आपको पता है आरआईएल में आज मोटा भाई की जो होल्डिंग है वो 42%। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 42% मोटा भाई होल्ड करके बैठे, बाकी सब स्कैटर हो चुका है बेटा, बच्चों में बट गया है, पब्लिक में बट गया है। आज मोटा भाई के पास 42% शेयर होल्डिंग है आरआईएल, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आरआईएल हैज बीन फाउंडेड बाय हिज फादर। आपके घर की ही दुकान आप 42% होल्ड करते हो बेटा। इज दैट क्लियर? ठीक है, आइए नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है। प्रोवाइडेड दैट provided that where a company issue equity share with differential rights, the register of members maintained under section 88 shall contain all the relevant particulars of the shares so issued along with details of the share। तो रजिस्टर बेटा एक एक लाइन लिखनी है इसके ऊपर, बस शॉर्ट करो ये नोट्स। एक एक लाइन आपको इसके ऊपर लिखनी है सिर्फ, इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखना, ठीक है। सेक्शन 43 नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। यानी कि ये जो जितनी चीजें पढ़ी बेटा, ये कुछ भी एप्लीकेबल नहीं होगा किन किन का। बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, ये तो इंपॉर्टेंट है। आओ पढ़ते हैं बच्चे, देखना जरा। कह रहा है सबसे पहले स्पेसिफाइड इन, अपना ये है बच्चे फाइनेंशियल, आप इसकी डेफिनेशन ये फुल फॉर्म देख लेना। ये होती है बेटा आपकी आईएफएससी बच्चे, मैंने इसकी डेफिनेशन ये फुल फॉर्म निकाली थी बेटा, आई फॉरगॉट। ये तो दैट इज फॉर फाइनेंस स्मॉल कंपनीज। आई थिंक एससी जो है वो शायद इंस्टीट्यूशनल फाइनेंशियल स्मॉल कंपनीज, कुछ इस तरीके आप देख लेना बेटा। वेयर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल एसोसिएशन ऑफ सच कंपनी प्रोवाइड्स फॉर इट बेटा, कि सर आपने अपने मेमोरेंडम और आप अपने आर्टिकल में खुद से ही डाला हुआ है सर, कि सर हम सेक्शन 43 जो है हमारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती। नेक्स्ट देखो क्या बोलता है। सर ऐसी प्राइवेट कंपनी वेयर मेमोरेंडम आर्टिकल एसोसिएशन so provides, however, this exemption shall be available to only that private company which has not committed a default in filing its financial statement under section 137 or annual return। सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल रिटर्न ये दोनों चैप्टर 7 में ढंग से पढ़ाऊंगा, ये दोनों चैप्टर 7 में ढंग से पढ़ाऊंगा। यानी कि सर मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। सर अगर आप पब्लिक कंपनी हो, लेकिन कौन सी वाली पब्लिक कंपनी सर? आईएफएससी। कौन सी वाली पब्लिक कंपनी हो? आईएफएससी। इज दैट क्लियर? गॉट? आईएफएससी वाली पब्लिक कंपनी हो आप, और सर आपने क्या किया हुआ अपने मेमोरेंडम और अपने आर्टिकल में खुद से डाला हुआ है सर जी हमारे पर 43 एप्लीकेबल नहीं होगी, अलाउड है सर। लेकिन सर अगर एक प्राइवेट कंपनी बोलती है कि अगर हमारे पर 43 एप्लीकेबल ना हो, तो प्रोवाइडेड उसने डिफॉल्ट कमिट नहीं किया होना चाहिए। किसका सर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फाइलिंग का, और सर एनुअल रिटर्न की फाइलिंग का। किसके पास? रजिस्ट्रार के पास। इज दैट क्लियर? गॉट इट? समझ आता है कि नहीं? बढ़ सकता हूँ बेटा आगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है। 5वें पेज पे हम आ चुके हैं बेटा। आइए बच्चे, नेक्स्ट देखिए बेटा। कह रहा है नेचर ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स, ठीक है बच्चे। नेचर ऑफ शेयर्स, अब मेरी बात सुनो। आज आपके शेयर्स जो है बेटा, जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो या फिजिकल फॉर्म में हो बेटा, ठीक है, ये किस फॉर्म में होंगे बेटा? मूवेबल। क्या माना जाएगा इनको? मूवेबल प्रॉपर्टी, ट्रांसफरेबल इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी। इज दैट क्लियर?
समझ आता है? कह रहा है नेचर बेकार है यार, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आइए बेटा नेक्स्ट देखिए बच्चे, कह रहा है एवरी शेयर इन अ कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल शैल बी डिस्टिंग्विश्ड बाय इट्स डिस्टिंक्टिव नंबर, डिस्टिंक्टिव नंबर। हर एक शेयर के सामने क्या होगा बेटा, अपना एक नंबर जो है सेंट, आपने नंबर मेंशन किया होगा। इज दैट क्लियर? गॉट इट? क्लैरिटी है कि नहीं है? ठीक है चलिए आइए बच्चे नेक्स्ट देखिए, सर्टिफिकेट ऑफ शेयर, ठीक है, फॉर्म SH1। आइए बच्चे नेक्स्ट देखिए जरा यहाँ पे क्या बोल रहा है। कह रहा है शेयर्स इशूड, सर्टिफिकेट ऑफ शेयर्स, शेयर्स इशूड एंड हेल्ड इन फिजिकल फॉर्म। एम आई क्लियर? ठीक है, ध्यान से मेरी बात सुनिए बेटा, पिछले चैप्टर में ना, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि सर आपके जो शेयर्स हैं बच्चे, अगर आप पब्लिक इशू के साथ आ रहे हैं देन इट इज मैंडेटरी कि सर आपके शेयर्स किस फॉर्म में होने चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। अदरवाइज इट इज नेवर मैंडेटरी कि आप सर अगर पब्लिक इशू के साथ नहीं आ रहे तो सर आप अपने शेयर्स जो है वो फिजिकल फॉर्म में भी इशू कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? गॉट इट? समझ आ रहा है कि नहीं समझ रहा? तो सर मोस्ट ऑफ द केसेस में आपके शेयर्स किस फॉर्म में होते हैं बेटा, फिजिकल फॉर्म में, क्योंकि बहुत कम कंपनीज जो है वो आईपीओ के साथ आती हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है, आपको पता है अभी आईपीओ किसका आ रहा है, फर्स्ट क्राई। फर्स्ट क्राई का भी आईपीओ आया था बेटा, 6 अगस्त को आपका ओपन हुआ था और 8 अगस्त को क्लोज हो गया। तो यानी कि बच्चे इससे पहले जितने भी शेयर्स फर्स्ट क्राई ने अगर अगर फिजिकल फॉर्म में इशू करे होंगे तो क्या उसमें कोई प्रॉब्लम थी? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम। इज दैट क्लियर? गॉट इट? ठीक है चलिए बेटा, कह रहा है सर्टिफिकेट, a certificate specifying the shares, a certificate specifying the shares held by one person shall be prima facie evidence of the title मतलब ownership of the person to such shares if issued under the common seal of, if any of the company। अगर तो कंपनी की कॉमन सील है बेटा, मेरे पास भी मेरी कॉमन सील है बच्चे, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है यहाँ पे बेटा, और लिखा हुआ है, और इनमें से कोई भी कंडीशन फुलफिल कर दो। साइंड बाय टू डायरेक्टर्स, वन शुड बी एमडी इफ एनी, और साइंड बाय डायरेक्टर एंड कंपनी सेक्रेटरी वेयर एवर द कंपनी हैज अपॉइंटेड है कंपनी। अगर इन तीनों में से कोई भी आप कंडीशन पूरी कर सकते हो कर दो बेटा। इज दैट क्लियर? सर एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि स्पेसिफाई कर रहा है शेयर्स हेल्ड बाय एनी पर्सन, वो क्या होगा बेटा, वो माना जाएगा प्राइमा फेसी, उसको एविडेंस माना जाएगा ऑफ द ओनरशिप ऑफ द पर्सन, प्रोवाइडेड सच सर्टिफिकेट मस्ट बी अंडर द कॉमन सील ऑफ द कंपनी इफ एनी, मस्ट बी साइंड बाय द टू डायरेक्टर्स, वन शुड बी एमडी। अगर इन दोनों में से, ये दोनों में से कोई कॉम्बिनेशन अप्लाई नहीं होता, तीसरा वाला देखो बेटा कि साइंड बाय द डायरेक्टर, कोई एक डायरेक्टर और कंपनी सेक्रेटरी, जहां पे कंपनी ने कंपनी सेक्रेटरी को क्या किया है, अपॉइंट किया है। इज दैट क्लियर? नीचे देखो बच्चे, आसान है ये तो। कह रहा है a director shall deem to have signed the share certificate, मान लिया जाएगा if his signature is printed thereon as a facial smile signature by means of any machine equipment or other mechanical means, बकवास, such as engraving in metal और lithography और digital sign। बच्चे पहले से ही अगर उसके ऊपर क्या है, engraved है, डॉक्यूमेंट के ऊपर पहले से ही आपने ठप्पा लगा के रखा हुआ है, इज दैट क्लियर, या प्रिंट लगवा के रखा हुआ है पहले से, इज दैट क्लियर? इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी किसी केस स्टडी में अगर बन जाए बच्चे कि डायरेक्टर अवेलेबल नहीं है और उसके सिग्नेचर प्रिंटेड फॉर्म में लिए हुए शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर, विल इट बी अ वैलिड शेयर सर्टिफिकेट? यस, द आंसर इज यस। एम आई क्लियर? वहां पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता, ठीक है। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चे, इसमें बन सकती है केस स्टडी, बट नॉट बाय मींस ऑफ ए रबर स्टैंप, रबर स्टैंप नहीं मानी जाएगी, प्रोवाइडेड दैट द डायरेक्टर शैल बी पर्सनली रिस्पॉन्सिबल for permitting the affixation of a signature thus and safe custody of any machine equipment or other material used for the purpose। जो मटेरियल, जो इक्विपमेंट, जो मशीन आप यूज कर रहे हो ना बच्चे, वो किसी की सेफ कस्टडी में होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? समझ गए मेरी बात? इंपॉर्टेंट नोट है बेटा, इंपॉर्टेंट मार्कर, ठीक है। आइए बच्चे नेक्स्ट देखो, कह रहा है शेयर्स हेल्ड इन डिपॉजिटरी फॉर्म, अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, कह रहा है वेयर शेयर इज हेल्ड इन डिपॉजिटरी फॉर्म द रिकॉर्ड ऑफ द डिपॉजिटरी इज द प्राइमा फेसी एविडेंस ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द बेनिफिशियरी। अब सर अगर तो आपका इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर्स है ना बेटा, फिर आपको एक इंटरमीडियरी हायर करना पड़ता है जिसको बोला जाता है डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी क्या करता है, आपके शेयर्स को, फिजिकल शेयर्स को कन्वर्ट करता है बेटा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। किसमें कन्वर्ट करता है बेटा?
इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो है वो शेयर्स को वो कन्वर्ट करता है। एम आई क्लियर? गॉट? कोई दिक्कत? अब सर जब वो इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स इलेक्ट्रॉनिकली जो वो कन्वर्ट करता है, अब सुनो बच्चे, अब मैं रिलायंस के शेयर्स आज स्टॉक मार्केट, सुन ले सीविया, रिलायंस के शेयर्स आज स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड है। अब रिलायंस को क्या पता बेटा कि उसके शेयर कौन खरीद रहा है, उसके शेयर कौन बेच रहा है? रिलायंस जो है फिर यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, रिलायंस के लिए फिर पॉसिबल नहीं है कि वो रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर पाए। तो इन दैट केस रिकॉर्ड्स को कौन मेंटेन करेगा? शेयर होल्डर्स के डिपॉजिटर। इज दैट क्लियर? गॉट? सर आपके रजिस्टर, आपकी बुक्स में बेटा, आपकी बुक्स में इन दैट केस कौन जो है सर, कंपनी फिर किसके रिकॉर्ड्स मेंटेन? कंपनी को किसी के रिकॉर्ड्स नहीं मेंटेन करने, कंपनी के, कंपनी जो है इन दैट केस मानेगी कि मैंने सारे शेयर्स किसको इशू करे हैं? डिपॉजिटरी को इशू कर दिए, और डिपॉजिटरी फिर सारे शेयर होल्डर्स के रिकॉर्ड्स जो है वो मेंटेन करेगा। इज दैट क्लियर? यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हैं कंपनी अपने अपना काम क्या कर दिया है? आउटसोर्स कर दिया। इज दैट क्लियर? गॉट इट? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? कह रहा है, a case where originally issued share certificate has been defaced, mutilated or torn, फट गया है, खराब हो गया है, a renewed share certificate in replacement shall be issued. Am I clear? In lieu of surrender of such original certificate to the company. ओहो सर, कहीं पर भी नहीं बोला हुआ मिसप्लेस, ध्यान से मेरी बात सुनिए, मिसप्लेस नहीं बोला। क्या बोला गया? डीफेस्ड, सर इंक गिर गई, डीफेस हो गया। सर म्यूटिलेटेड, खराब हो गया सर, गल गया। टॉर्न मतलब फट गया। तो सर कुछ ना कुछ जो वो जो भी कुछ आपके पास अवेलेबल है, सर आपको उसको सरेंडर कर दीजिए ताकि आपको रिन्यूड शेयर सर्टिफिकेट मिल पाए। इज दैट क्लियर? ये बात आप एग्री करते हैं कि नहीं? समझ आती है बात कि नहीं आती? गॉट इट? ठीक है, चल। आइए बच्चे देखो जरा नेक्स्ट क्या बोल रहा है। ध्यान से देखो, कह रहा है कंपनी में रिप्लेस ऑल द एग्जिस्टिंग सर्टिफिकेट्स। ओहो, ए कंपनी में रिप्लेस, ऊपर देख बेटा, कंपनी में रिप्लेस ऑल द एग्जिस्टिंग सर्टिफिकेट्स बाय न्यू सर्टिफिकेट्स विदाउट रिक्वायरिंग ओल्ड सर्टिफिकेट्स टू बी सरेंडर्ड। सर ऊपर क्या बोल रहा था? ओल्ड सर्टिफिकेट सरेंडर करने पड़ेंगे चाहे म्यूटिलेटेड फॉर्म में हो या टॉन्ट फॉर्म में। कंपनी नए नए सर्टिफिकेट्स आपको दे देगी। सर कब? अपॉन सब डिवीजन, सर मैं समझाता हूँ ये क्या होता है। अपॉन कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स, और अपॉन मर्जर या फिर डीमर्जर, और एनी रिकॉन्स्टिट्यूशन, ये सब रिकॉन्स्टिट्यूशन के केसेस हैं बेटा। सर मैं सब डिवीजन आपको समझाता हूँ बेटा क्या है। सर 1 लाख शेयर्स थे कंपनी के, एट द रेट रुपीज 10, कितने हो गए बच्चे यहाँ पे? 10 लाख हो गए। 10 लाख हो गए। कंपनी कहती सब डिवीजन और फर्दर डिवाइड करेंगे, कंपनी बोल रही 10 लाख शेयर्स हो गए एट द रेट रुपी 1, कितना हो गया बच्चे? अभी भी 10 लाख रुपए हुए। दिस इज कॉल्ड सब डिवीजन। एम आई क्लियर? गॉट इट? कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को बता दो। समझ आता है कि नहीं समझ आता है? ठीक है बेटा, दिस इज कॉल्ड सब डिवीजन। ठीक है सर, कंसोलिडेट में क्या किया कंपनी ने? सर शेयर स्कैटर्ड थे, पहले क्या किया? 1 लाख शेयर्स थे, और फर्दर स्कैटर कर दिया, और फर्दर डिवीजन कर दी। कितने शेयर्स हो गए आपके? 10 लाख के हो गए। ठीक है, मर्जर डी मर्जर पहले समझिए बेटा। सर क्या हो गया? ए लिमिटेड है, सर वो मर्ज होगी किसमें? बी लिमिटेड। इज दैट क्लियर? समझ आता है कि नहीं समझ? सर पहले जो कंपनी थी वो थी ए बी लिमिटेड, सर अभी क्या हो गई? अलग अलग हो गई, ये बन गई सर ए लिमिटेड और ये बन गई सर बी। इज दैट क्लियर? अब सर शेयर होल्डर्स को चूज करना है whether they want to stay in A limited और B limited। तो सर पहले आपके पास शेयर सर्टिफिकेट किसका था? ए बी लिमिटेड का। अब आपके पास किसका होगा? ए लिमिटेड या फिर बी लिमिटेड। पहले आपके पास शेयर सर्टिफिकेट किसका था? ए लिमिटेड का।
या फिर बी लिमिटेड का। अब आपके पास शेयर सर्टिफिकेट किसका आ जाएगा, ए बी लिमिटेड का। इज दैट क्लियर? समझ आता है कि नहीं समझ? गॉट इट सर? या तो सिचुएशन क्या है सर, आ जाओ कंसोलिडेशन समझो। सर 10 लाख शेयर्स है एट द रेट रुपी 1, कितना हो गया बच्चे, 10 लाख रुपए। सर कंसोलिडेशन मतलब उल्टा। बेटा उल्टे में क्या हो जाएगा सर, कि जहां 10 लाख शेयर थे वहां पे 1 लाख शेयर कर दिया एट द रेट रुपीज 10। एम आई क्लियर? गॉट इट? समझ आती सिचुएशन? दिस इज कॉल्ड डिवीजन एंड कंसोलिडेशन। कोई समस्या, कोई परेशानी किसी बच्चे को? कह रहा है अगर ये सिचुएशंस है, फिर वहां पे आपको जो है पुराना शेयर सर्टिफिकेट सरेंडर नहीं करना पड़ेगा, कंपनी खुद से ही आपको क्या कर देगी, नया शेयर सर्टिफिकेट इशू कर। इज दैट क्लियर? ठीक है, चल। कोई समस्या, कोई परेशानी मेरे को बता दीजिए। ठीक है, आइए बेटा देखो जी, नेक्स्ट नेक्स्ट देखो। कह रहा ऑन रिन्यूड सर्टिफिकेट शेल बी स्टेटेड दैट इट इज इशूड इन lieu of share certificate, no subdivided replaced on consolidation, stated that on renewed certificate। ये क्या लिखा है यहाँ पे? case where original certificate has been issued। आइए बच्चे, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, ध्यान से मेरी बात सुनिए सर। सर अगर कंपनी जो है रिन्यूड शेयर सर्टिफिकेट इशू करती है, कब सर? अब सर वही वाला केस आ गया, पहले वाला नोट छोड़ो। सर क्या होगा सर, आपने पुराना शेयर सर्टिफिकेट कंपनी को सरेंडर किया और नया शेयर सर्टिफिकेट आपने इशू कर दिया। तो सर कंपनी क्या करेगी, वो इशू करेगी, इस बात को मेंशन करेगी सर कि एक नया फ्रेश शेयर सर्टिफिकेट इशू दिया है, नॉट परसुएंट टू सब डिवीजन, रिप्लेस या फिर ऑन कंसोलिडेशन। इज दैट क्लियर? बात समझ आती है कि भाई कंपनी स्पेसिफाई कर रही है कि यहाँ पे जो नया शेयर सर्टिफिकेट दिया गया है, दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ सब डिवीजन, दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ मर्जर या फिर डी मर्जर। एम आई क्लियर? सर क्यों कंपनी कंपनी की ये क्यों ये चीज स्पेसिफाई कर रही है कि सर ये जो नया शेयर सर्टिफिकेट इशू किया गया दैट इज बिकॉज ऑफ म्यूटिलेशन, या फिर आपका पुराना सर्टिफिकेट क्या था, फट गया था, सो दैट इज व्हाई वी आर इशूइंग द नया शेयर सर्टिफिकेट। इतना कोई खास इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। कह रहा है कंपनी में चार्ज सच ए फीस एज बोर्ड में थिंक फिट बट नॉट एक्सीडिंग 50 रुपए पर सर्टिफिकेट। ये इतना भी कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। इज दैट क्लियर? गॉट इट? समझ आता है? नेक्स्ट देखो बच्चे क्या बोल रहा है। कह रहा है इशू ऑफ डुप्लीकेट सर्टिफिकेट। कह रहा है ए केस वेयर इन शेयर सर्टिफिकेट ओरिजिनली इशूड हैज बीन लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड। अब देखो बेटा ध्यान से, सर ऊपर वाला क्या केस था, सर नया शेयर सर्टिफिकेट मिलेगा कब, डीफेस, म्यूटिलेशन या फिर टॉन पे। यहाँ पे क्या है बेटा, नया शेयर सर्टिफिकेट मिलेगा कब, या फिर सर क्या हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है या फिर डिस्ट्रॉयड, यानी कि मिसप्लेस हो गया या फिर जल गया सर, डिस्ट्रॉय हो। इज दैट क्लियर? समझ आता है कि नहीं समझ आता? कह रहा है ए शेयर सर्टिफिकेट डुप्लीकेट मे बी इशूड इफ बोर्ड इज कंसेंट फॉर द सेम बेस्ड अपॉन एविडेंस प्रोड्यूस। मतलब बोर्ड को भी अगर ऐसा लगता है कि सर आपका शेयर सर्टिफिकेट लॉस्ट हुआ है, डिस्ट्रॉय हुआ है, बट आपको कुछ एविडेंसेस प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। देखो क्या कह रहा है, कंपनी में चार्ज फीस एज द थिंग्स फिट अपॉन एविडेंसेस प्रोड्यूस ना, नीचे एविडेंसेस नहीं दिए हुए बेटा, वो अलग है, नीचे कुछ और नोट्स। एम आई क्लियर? आपको एविडेंसेस जो है कंपनी को प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। एम आई क्लियर? गॉट इट बेटा? अब मेरी बात सुनो, आपको सर पढ़ना कैसे है, आपने सीधा इसमें लिखना है चैप्टर 1 टॉपिक काइंड्स ऑफ शेयर्स। तो पहला टॉपिक आ गया आपका, ठीक है। दूसरा टॉपिक बनाओ आपका डिफरेंशियल इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, ये बन गया दूसरा। तीसरा टॉपिक बनाओ बेटा शेयर सर्टिफिकेट। एम आई क्लियर? गॉट इट? समझ आता है? आ जाओ बच्चे नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है। कह रहा कंपनी में चार्ज फीस एज द बोर्ड द थिंग्स फे नॉट एक्सीडिंग 50 रुपए। कह रहा ऑन फेस ऑफ डुप्लीकेट सर्टिफिकेट शैल बी स्टेटेड प्रोमिनेंट दैट इट इज अ डुप्लीकेट सर्टिफिकेट इन इशू ऑफ ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट। कह रहा इन केस ऑफ लिस्टेड अनलिस्टेड कंपनी the duplicate share certificate shall be issued within a period of 3 months, and in case of listed company such certificate shall be issued within 15 days from the date of submission of complete documents with the company respectively। is that clear? ठीक है। कह रहा है renew record of renewal renewed and duplicate certificate to be maintained। कह रहा है आपको इसका, आप खुद भी इसका जो है रिकॉर्ड मेंटेन, particulars of every renewed and duplicate share certificate shall be maintained in form SH2 with cross reference to register of members in shape of register। ये कुछ नहीं बेटा, आप यहाँ पे कह रहा है सच रजिस्टर शेल बी केप्ट, कुछ नहीं है, बस ये याद रखो फॉर्म SH2 में आपको मेंटेन करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? गॉट?
बढ़ सकते हैं आगे, ठीक है बच्चे, आइए स्पीड कम कर देता हूँ। आइए बच्चे नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या बोल रहा है बेटा, कह रहा है मैनर ऑफ इशू ऑफ सर्टिफिकेट या डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट। सब सेक्शन 3 ओवररूल द आर्टिकल्स ऑफ अ कंपनी एंड से द इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ शेयर्स और द डुप्लीकेट देयरऑफ, द particulars to be entered in the register of members and other matters shall be in manner। कुछ नहीं बच्चे, इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ो पर। नेक्स्ट बोल रहा है अगर आप शेयर जो है फिजिकल फॉर्म में हेल्ड करते हो तो फिर क्या है, ठीक है, आपको किस तरीके उसको मेंटेन करना पड़ेगा। आइए, पनिशमेंट फॉर इशूइंग डुप्लीकेट सर्टिफिकेट ऑफ शेयर्स विद इंटेंट टू डिफ्रॉड, छोड़िए बेटा ये इंपॉर्टेंट है, आइए पढ़िए। कह रहा है अब नेक्स्ट टॉपिक आ गया शेयर सर्टिफिकेट फिजिकल फॉर्म। कह रहा है शेयर सर्टिफिकेट शैल बी इशूड ऑन सरेंडर ऑफ लेटर ऑफ अलॉटमेंट और फ्रैक्शनल कूपन्स ऑफ रिक्विजिट वैल्यू save in cases of issues against letter of acceptance or of renunciation or in case of issue of bonus shares or in pursuance of resolution, in pursuance of resolution passed by the board। सर ये क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा, आइए बेटा मैं आपको मैं समझाता हूँ कि ये क्या है बच्चे, ठीक है, ध्यान से मेरी बात सुनिए बेटा। सबसे पहले यहाँ पे आ गया शेल बी इशूड, शेयर सर्टिफिकेट शेल बी इशूड ऑन सरेंडर ऑफ लेटर ऑफ अलॉट। सर मेरे पास शेयर्स है, मेरे पास शेयर्स है, सर मैं अब अपने शेयर्स बेचना चाहता हूँ, मैं अपने शेयर्स क्या करना चाहता हूँ बेटा, बेचना चाहता हूँ। मैं जब अपने शेयर्स बेचूंगा बेटा, ठीक है, तो फिर सर मेरे को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जब कंपनी ने मेरे को शेयर्स इशू करे थे ना, तो मेरे को कंपनी ने क्या दी थी, एक लेटर ऑफ अलॉटमेंट। वो लेटर ऑफ अलॉटमेंट मैं क्या कर दूंगा, कंपनी को सरेंडर कर दूंगा। इज दैट क्लियर, गॉट इट, समझ आता है कि नहीं समझ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए जरा बेटा, ये तीसरा वाला देखना पहले। कह रहा है सेव इन केसेस of issues against letter of acceptance or of renunciation or in case of bonus shares। हाँ जी भाई, आइए बेटा। तो सर एक तो क्या हो गया बच्चे आपका, सिंपल, पहले सिंपल सिंपल उठाते हैं, ठीक है। एक तो क्या हो गया बच्चे आपका बोनस शेयर्स, ठीक है, प्री रिक्विजिट, बेटा लिखो, मैं लिखवाता हूँ जरा, ये लिखो जरा, लिखो जरा, मैं लिखवाता हूँ। हाँ, टॉपिक का नाम लिखो। एक से मेरे को इसको चेक करने देंगे। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड देंगे, यहाँ पे थोड़ा सा टिपिकल लिखा हुआ है, मैं आपको इसका बेटर वर्जन अगर कहीं मिलता है मैं लिखा देता हूँ। एक सेकंड बच्चे, बच्चे इसको एक सेकंड यहाँ पे छोड़ेंगे, यहाँ पे मेरे को एक ना लैंग्वेज नहीं मिल रही है। ये शेयर सर्टिफिकेट शैल बी इशूड ऑन सरेंडर ऑफ, ठीक है, इसको छोड़िए फिलहाल के लिए, ये मैं आपको कल बच्चे लिखवा दूंगा बेटर लैंग्वेज में, ठीक है। फिलहाल के लिए लेटर ऑफ अलॉटमेंट ये हो गया बच्चे, एक हमारा बोनस शेयर हो गया। आई विल बी चेकिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक,
आइए बच्चे नेक्स्ट देखिए, दिस इज पेंडिंग फॉर टुमारो बच्चे, ये मैं आपको डेफिनेटली कल लिखवा दूंगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखिए बच्चे, कह रहा है सर्टिफिकेट ऑफ शेयर, ध्यान से देखिए बेटा, किस फॉर्म में इशू किया जाएगा, SH1 में, इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। SH1 क्या क्या स्पेसिफाई करेगा बेटा, कह रहा है नेम ऑफ द पर्सन, ध्यान से देखो बेटा, ब्रैकेट में लिखा हुआ S और S, पर्सन के लिए भी S और नेम के लिए। बच्चे अगर यहाँ पे मेरी बात सुनिए, मैं और मेरी वाइफ दोनों मिलके कंपनी के शेयर्स होल्ड करते हैं बेटा, तो आपको ज्वाइंट शेयर सर्टिफिकेट इशू होगा, इज दैट क्लियर। तो इन दैट केस मेरी वाइफ, मेरा नाम और मेरी वाइफ का नाम भी इसमें मेंशन किया जाएगा, द नेम of the person in whose favor the certificate is issued, the shares to which it is relates, and the amount paid up, the shares to which it relates, बेटा कंपनी का नाम प्रॉपर, इज दैट क्लियर, गॉट इट, ठीक है। सर प्रेफरेंस शेयर्स है, इक्विटी शेयर्स हैं, सर अगर इक्विटी शेयर्स हैं विद ईवीआर वाला है या डीवीआर वाला है, ये सारी चीजें आप जो है यहाँ पे मेंशन करो, इज दैट क्लियर, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखिए बेटा, कह रहा है मेंटेनेंस ऑफ शेयर सर्टिफिकेट फॉर्म्स एंड रिलेटेड बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स, कह रहा है ऑल ब्लैंक फॉर्म्स टू बी यूज्ड फॉर इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। सर आपने पहले से प्रिंटिंग करवा के रखी हुई है, ठीक है, आप क्या करोगे सर, ऑल ब्लैंक फॉर्म्स, जो आपने ब्लैंक फॉर्म्स रखे हुए हैं अपने पास, शेल बी यूज्ड फॉर इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, उसको आप प्रिंटेड करवा के रखो, एंड द प्रिंटिंग शेल बी डन ओनली ऑन द अथॉरिटी ऑफ अ रेजोल्यूशन ऑफ द बोर्ड, इज दैट क्लियर। अब ये जो आप प्रिंटिंग करवाओगे सर, उसके लिए आपको पहले से अथॉरिटी मिलनी चाहिए, किसकी, बोर्ड रेजोल्यूशन के थ्रू, एम आई क्लियर। कह रहा है देयर शेल बी कंसेक्यूटिवली मशीन नंबर्ड, बेटा इसके अंदर नंबरिंग जो है प्रॉपरली मेंशन होनी चाहिए, सच फॉर्म शेल बी केप्ट इन द कस्टडी ऑफ द सेक्रेटरी, यानी कि कंपनी सेक्रेटरी, और सच अदर पर्सन एज द बोर्ड में ऑथराइज फॉर द पर्पस, इज दैट क्लियर, ठीक है। बच्चे मेरी बात सुनो, क्या आप कभी भी, हमने कोई फॉर्म लिए तो वो ब्लैंक ही होता है ना बेटा, ठीक है। तो ये जो ब्लैंक फॉर्म्स हैं इनको आप इशू करोगे एज शेयर सर्टिफिकेट ओनली, ठीक है, और ये प्रिंटेड फॉर्म में होने चाहिए, सॉफ्ट कॉपी नहीं होनी चाहिए, और इनकी प्रिंटिंग जो है आप तभी कंपनी करवा सकती है जब पीछे अथॉरिटी जो है कंपनी को दी गई हो बाय पासिंग बोर्ड रेजोल्यूशन, इज दैट क्लियर, ठीक है। या आप सीधे यहाँ पे लिख सकते हो, ऑल शेयर सर्टिफिकेट शेल बी प्रिंटेड and the printing shall be done only on the authority of board resolution. They must be consecutively machine numbered and such form shall be kept in the custody of, safe custody of secretary or any other person as the board suggests. Is that clear? Got it? ठीक है, आइए बेटा नेक्स्ट देखिए जरा, कह रहा ऑल बुक्स पर्टेन टू रिकॉर्ड ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, कह रहा है जो भी बुक्स आप मेंटेन कर रहे हो रिगार्डिंग द रिकॉर्डिंग ऑफ शेयर सर्टिफिकेट शेल बी प्रिजर्व्ड इन गुड ऑर्डर, ठीक है, not less than 30 years and in case of disputed cases shall be preserved permanently। बेटा मेरी बात सुनो, कोई भी आपकी बुक्स, ठीक है, आप शेयर सर्टिफिकेट का रिकॉर्ड तो मेंटेन करोगे, कह रहा है जिन बुक्स में आप रिकॉर्ड मेंटेन करोगे वो प्रॉपर फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक है, और कितनी पुरानी होनी चाहिए, नॉट लेस देन 30, मतलब अगर किसी भी शेयर सर्टिफिकेट आपको जो रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं 30 साल तक के आपको रिकॉर्ड्स मेंटेन, यानी कि ध्यान से मेरी बात सुनो, जो शेयर सर्टिफिकेट 2000 में जितने भी शेयर सर्टिफिकेट आपके इशू हुए होंगे सर, 2030 तक आपको उनका रिकॉर्ड मेंटेन करना है, उसके बाद 2030 के बाद आपको उनके रिकॉर्ड को क्या करना है, आप वैनिश कर सकते हो, इज दैट क्लियर। ये सारा पुराना कॉन्सेप्ट है बेटा, आजकल सारी कंपनीज के जो शेयर्स होते हैं बेटा वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होते हैं, एम आई क्लियर। ऐसा कहीं नहीं बोला गया कि एक प्राइवेट कंपनी या एक अनलिस्टेड कंपनी अपने शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में नहीं रख सकती, बिल्कुल रख सकती। बोला क्या गया है कि हाँ अगर एक कंपनी पब्लिक इशू के साथ आती है देन इट इज मैंडेटरी फॉर द कंपनी टू कम आउट विद द पब्लिक इशू इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो बच्चे जितनी भी छोटी कंपनीज भी है वहां पे भी आप देखोगे कि शेयर्स किस फॉर्म में हो चुके हैं, आज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चे, कह रहा है हाँ लेकिन अगर किसी शेयर सर्टिफिकेट से रिलेटेड डिस्प्यूट है तो उसको बच्चे जब तक डिस्प्यूट चल रहा है शेल बी प्रिजर्व परमानेंटली, इन केस ऑफ डिस्प्यूटेड केसेस शेल बी प्रिजर्व परमानेंटली, उनको जो है आप डिस्ट्रॉय नहीं करोगे फिर चाहे 30 साल का पीरियड ही क्रॉस क्यों ना हो गया हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, कह रहा ऑल सर्टिफिकेट सरेंडर टू कंपनी, ठीक है, अगर आपने सर्टिफिकेट कंपनी को सरेंडर हुआ है, क्यों सरेंडर हुआ है, क्योंकि सर नए शेयर्स आपने खरीदने हैं, आपने अपने शेयर्स किसी को क्या कर दिए, ट्रांसफर कर दिए, शेल इमीडिएटली बी डीफेज, डीफेज मतलब क्रॉस मारो उसके ऊपर, बाय स्टैंपिंग और प्रिंटिंग द वर्ड कैंसल्ड in bold letters and may be destroyed after the expiry of 3 years from the date on which they are surrendered under the authority of board resolution and in the presence of person duly appointed by the, is that clear? गॉट इट। कुछ नोट्स है इंपॉर्टेंट, ठीक है सर, नेगोशिएबल सर्टिफिकेट, सॉरी शेयर सर्टिफिकेट इज नॉट ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जस्ट
मैं फिजिकल डिलीवरी दे देता हूँ, मेरे पास कोई शेयर सर्टिफिकेट है, अगर मैं उसकी फिजिकल डिलीवरी क्रिश को दे देता हूँ तो बेटा वो ट्रांसफर नहीं होता। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सिर्फ 3 टाइप के हैं, चेक, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और क्या आ गया बेटा आपका, एक और कौन सा था, चेक, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट। दीज आर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। इज दैट क्लियर? कह रहा कंपनी शेल इशू only one share certificate in all those cases where shares are held by more than one person jointly। क्योंकि मैंने बताया था आपको बेटा, अगर जॉइंट शेयर होल्डर्स है तो सबको क्या मिलेगा, एक ही शेयर सर्टिफिकेट मिलेगा, सबको अलग अलग। मुझे और मेरी वाइफ को अलग शेयर सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। इज दैट क्लियर? गॉट इट? कह रहा है एंड डिलीवरी ऑफ शेयर सर्टिफिकेट टू एनी वन ऑफ देम विल अमाउंट टू डिलीवरी टू ऑल ऑफ देम। तो अगर डिलीवरी मेरी वाइफ को हो जाती है तो माना जाएगा कि मुझे और मेरी वाइफ दोनों को जो है शेयर सर्टिफिकेट की डिलीवरी हो चुकी है। इज दैट क्लियर? गॉट इट? समझ आता है कि नहीं समझ? ठीक है, ये सारा हमने यहाँ पे खत्म किया। आगे बढ़ते हैं बेटा, आसान सा है बच्चे। कितने हमने यहाँ पे पेजेस करे हैं खत्म? 10th पे पहुंचे हैं। जरा देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7। आई बेटा 8th पेज पे आई। देखो बच्चे नेक्स्ट देखो। ठीक है, 12 11 12 पेजेस तक हमारा आराम से खत्म हो जाएगा। क्या देखो क्या बोल रहा है नेक्स्ट। कह रहा है पनिशमेंट फॉर इशूइंग डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट विद इंटेंट टू डिफ्रॉड। If a company with intent to defraud issues a duplicate certificate of shares, the punishment shall be specified in table। तो देखो बेटा, ध्यान से देखिए, मिनिमम फाइन क्या है बेटा, 5 times द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स इन्वॉल्व। मतलब अगर 10 रुपए का शेयर है बेटा और मैं होल्ड करता हूँ 1000 शेयर्स, तो कितना हो गया बच्चे टोटल, कितना हो गया, 10,000। 10,000 में बेटा 5 टाइम्स कितना हो गया बच्चे, 50,000 की पेनल्टी। और मैक्सिमम फाइन हायर ऑफ, अब विच एवर इज हायर मतलब ये वाला ऑप्शन 1 या फिर ऑप्शन 2 बेटा। ठीक है, 10 times द फेस वैल्यू ऑफ सच शेयर्स और ₹10 करोड़। एम आई क्लियर? गॉट इट? विच एवर इज हायर। बेटा विच एवर इज हायर बोला गया है, ध्यान से। कितनी स्ट्रिंजेंट पेनल्टी है बेटा। आओ नेक्स्ट देखो। कह रहा है every officer of the company who is in default shall be liable, every officer who is in default shall be liable under section 447। 447 मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया बच्चों को। इज दैट क्लियर? ठीक है बेटा, पिछले पिछले चैप्टर में 447 तो पढ़ाई थी मैंने आपको, जिसमें चार्ट बना के दिया था मैंने आप बच्चों को। आइए बच्चे नेक्स्ट देखिए बेटा, एक एग्जांपल दिया है। इट इज ऑब्जर्व दैट गोल्डन एप्पल ट्रांसपोर्ट लिमिटेड इशूड शेयर सर्टिफिकेट इन डुप्लीकेट विद इंटेंट टू डिफ्रॉड। The total shares in regard to which such certificate are issued are clearly 12 lakh, face value of each share is 10 रुपए। The maximum fine that can be imposed on a company shall be 12 करोड़। बेटा हो सकता है कि नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है बेटा। मैक्सिमम देखो कितना है, या तो 10 करोड़ या तो 10 times द फेस वैल्यू। कितनी फेस वैल्यू आएगी हमारी तो बेटा, ये मेरे ख्याल में 120 करोड़ हो गया, कितना हो गया ये, नहीं ये तो हो गया 1 करोड़ 20 लाख। ठीक है, फेस वैल्यू कितनी हो गई, 1 करोड़ 20 लाख। तो उसका 10 टाइम्स कितना हो गया, 1 करोड़ 20 लाख का 120 करोड़, ये 120 करोड़ है बेटा। वंस फाइन, वंस टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 100, ये 12 करोड़ आ रहा है। 12 करोड़ आ रहा है। ठीक है, अच्छा इसका 10 टाइम्स तो 12 करोड़ हुआ, वो तो 100 टाइम्स हो गया। ध्यान से देखिए बच्चे, इधर क्या लिखा हुआ है, 10 करोड़ या 10 टाइम्स द वैल्यू ऑफ, 10 टाइम्स द फेस वैल्यू। तो बेटा 1 करोड़ 20 लाख का 10 आपका 10 टाइम्स कितना हुआ सर, 12 करोड़। इज दैट क्लियर? गॉट इट? समझ आता है कि नहीं समझ? 12 करोड़ का फाइन कंपनी को लगेगा। ठीक है बेटा, आइए नेक्स्ट देखिए बच्चे। अरे बड़ी स्ट्रिंजेंट पेनल्टीज है बेटा कंपनी लॉ में। नेक्स्ट देखिए बच्चे, सेक्शन 47, वोटिंग राइट। लो जी, सबसे इंपॉर्टेंट बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे आ गया वोटिंग राइट्स। वोटिंग राइट्स ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर 1, वोटिंग राइट्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, इज दैट क्लियर? अच्छा टॉपिक है बेटा। प्रोपोर्शन ऑफ वोटिंग राइट, एप्लीकेबिलिटी, ये अच्छी सेक्शन है बच्चे। सेक्शन 48, वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर राइट्स। ठीक है, आइए देखते हैं, पहले इसको पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट सेक्शन। कह रहा है एवरी शेयर होल्डर हैव अ राइट टू वोट ऑन एवरी रेजोल्यूशन प्लेस्ड बिफोर द कंपनी। इज दैट क्लियर? ठीक है सर, अब वोटिंग कैसे 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 आप दे सकते हो सर? ऑन अ पोल every equity shareholder shall have a right to vote on every resolution passed before the company. Sir, on a poll, the voting right of every equity shareholder shall be in proportion to his share
इन द पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। सर मतलब क्या हो गया सर, ठीक है, पोल मतलब यहाँ पे कोई मैटर, ठीक है। वोटिंग राइट कितना होगा सर, कैसे कैसे निकालोगे वोटिंग राइट, सर जितने शेयर्स उसने होल्ड करें। ईवीआर में तो ऐसे ही कैलकुलेट करोगे ना बेटा, कंपनी के शेयर है 1000, उसने शेयर होल्डर ने होल्ड करे 100 ईवीआर वाले, तो बेटा कितना मिलेगा उसको, 10%। इज दैट क्लियर, गॉट इट। तो वोटिंग राइट ऑफ एवरी इक्विटी शेयर होल्डर शेल बी इन प्रोपोर्शन टू हिज शेयर इन द पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। पेड अप, सपोज करो कंपनी की पेड अप कैपिटल है 1000 और उसमें उसने कितना पेड किया है 100, तो बच्चे उसको कितना मिलेगा, 10%। इज दैट क्लियर, गॉट इट, समझ आता है। निधि कंपनी बच्चे आपके नहीं है सिलेबस में, इसको छोड़ो। नेक्स्ट देखो बेटा, ये नहीं करना है नीचे वाला नोट। अच्छा, अब सेक्शन 43 जो है वो क्या बोलती है, हैज ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑन सेक्शन, हेंस होल्डर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स कैपिटल विद डिफरेंशियल राइट्स will exercise voting right as per clauses of article of association on terms of issue rather on proportional basis। मतलब बेटा सर जो डीवीआर वाले हैं उनका वोटिंग राइट किस हिसाब से डिसाइड होगा, नॉट एज पर द शेयर्स होल्ड बाय देम बट एज पर द क्लॉजेस ऑफ आर्टिकल्स। इज दैट क्लियर, समझ आता है, इंपॉर्टेंट सेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन। समझ आती है बात कि नहीं आती, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी मेरे को बताइए। इज दैट क्लियर। सर जो डीवीआर वाले हैं उनका जो वोटिंग राइट होगा दैट नॉट बी कैलकुलेटेड एज पर देयर शेयर इन पेड अप कैपिटल, नॉट, उनका ऐसे कैलकुलेट नहीं होगा, उनका कैलकुलेट होगा एज पर द क्लॉजेस ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। एम आई क्लियर, समझ आता है कि नहीं सर। बेटा सेक्शन 47 मेरी बात सुनो ना, 47 क्या बोल रही है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास कैसे वोटिंग राइट मिलेगा, सर जितना उनका शेयर है पेड अप कैपिटल में। लेकिन सर मेरी बात सुनो, ध्यान से मेरी बात सुनो, डीवीआर में तो ऐसा होता ही नहीं है सर। सर मैंने क्या बोला था, 2000 इक्विटी शेयर्स है, 1000 इक्विटी शेयर्स किसके पास है बेटा, 1000 इक्विटी शेयर्स किसके पास है, ईवीआर, तो इनके पास कितना हो गया, 50% का वोटिंग राइट हो गया। रिमेनिंग 1000% किसके पास है बेटा, डीवीआर, लेकिन इनके पास वोटिंग राइट कितना है, 10%। तो इनके पास तो, इनका तो निकला ही नहीं बेटा शेयर के हिसाब से, इनका तो किसके हिसाब से निकला, ये 10% कहाँ निकला होगा, कहाँ लिखा होगा, आर्टिकल में लिखा होगा। इज दैट क्लियर, समझ आती है मेरी बात बेटा, प्लीज बता दो। इज दैट क्लियर, ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है बेटा, आ जाओ नेक्स्ट देखो बच्चे। अब क्या बोल रहा है वोटिंग राइट, जर्नली प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वालों के कोई राइट नहीं होता बेटा, कोई उनके पास वोटिंग राइट नहीं होता। लेकिन उनका वोटिंग राइट तब उनको मिल जाता है, उनको वोटिंग राइट तब मिलता है जब उनके खुद के राइट्स इफेक्ट हो। सर मतलब, सर डिविडेंड नहीं मिल रहा, सर रीपेमेंट नहीं मिल रही, तो देखो बच्चे क्या बोल रहा है, कह रहा है एवरी प्रेफरेंस शेयर होल्डर शेल हैव अ राइट टू वोट। किस चीज के पास है बेटा, उनके पास राइट टू वोट कब है, ऑन सच रेजोल्यूशंस विद डायरेक्टली इफेक्ट हिज राइट्स। उसके राइट्स क्या क्या होंगे बेटा, एक डिविडेंड और एक रीपेमेंट। जब मैटर उनके डिविडेंड से रिलेटेड है, जब मैटर उनकी रीपेमेंट से रिलेटेड है, तभी सिर्फ उनके पास क्या है बेटा, वोटिंग राइट्स हैं, जर्नली उनके पास वोटिंग राइट्स नहीं है। या फिर ऑन एनी रेजोल्यूशन फॉर द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, क्योंकि जब कंपनी वाइंडिंग अप में जाएगी तो डेफिनेटली उनके पास राइट आएगा रिलेटिंग टू रीपेमेंट ऑफ देयर कैपिटल। इज दैट क्लियर, समझ आता है। सो इसलिए सिर्फ इन्हीं दो ओकेजन्स पे उनके पास राइट है, ऐसे उनके पास राइट नहीं है। नेक्स्ट देखो, कह रहा है और ऑन एनी रेजोल्यूशन फॉर रीपेमेंट और रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। इज दैट क्लियर, गॉट। अच्छा, द वोटिंग राइट ऑन एनी पोल, ठीक है, द वोटिंग, इसको छोड़ो, द वोटिंग राइट ऑफ एवरी प्रेफरेंस शेयर होल्डर शेल बी इन प्रोपोर्शन टू हिज शेयर इन द पेड अप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। तो सर उन्होंने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में जितना उनका शेयर है उस हिसाब से उनका वोटिंग राइट डिसाइड होगा। कह रहा है इफ द डिविडेंड ऑन एनी क्लास ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इज नॉट पेड फॉर 2 years और मोर देन एवरी प्रेफरेंस शेयर, क्या है सर, कंपनी को 2 साल से ज्यादा हो गए, 2 साल या उससे ज्यादा हो गए हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिए हुए, देन एवरी प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑफ सच क्लास shall have a right to vote on every resolution placed before the company। ओहो सर, यानी कि ऐसे जर्नल दी तो उनके पास वोटिंग राइट जो है वो सिर्फ दो मैटर से रिलेटेड है। पहला क्या सर, अगर उनके खुद के राइट इफेक्ट होते हैं तो उस मैटर से रिलेटेड जो है वो वोट कास्ट कर सकते हैं, या फिर सर कंपनी जब वाइंडिंग अप में जाएगी तब कास्ट कर सकते हैं। लेकिन सर
अगर सर उनको दो कंपनी को 2 या 2 साल से ज्यादा हो गया उनको डिविडेंड दिए हुए, तो इन दैट केस उनके पास वोटिंग पावर आ जाती है रिगार्डिंग एनी मैटर which has to be discussed in the company. Is that clear? आइए नीचे एक बेहतरीन एग्जांपल है, पढ़ते हैं बेटा इसको। देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है इन स्विफ्ट फार्मा लैब्स लिमिटेड रेज द कैपिटल 300 करोड़ थ्रू ए इशू ऑफ सिंगल सीरीज ऑफ 8% प्रेफरेंस शेयर्स अपार्ट फ्रॉम 1200 ऑर्डिनरी शेयर्स। तो 1200 करोड़ के ऑर्डिनरी शेयर्स है और 300 करोड़ के जो है बेटा 300 करोड़ रुपए उन्होंने रेज किया बाय इशूइंग प्रेफरेंस शेयर्स। कह रहा है इन स्विफ्ट लास्ट पे डिविडेंड टू सच प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाज 1920, 1920 में दिया बेटा। Preference shareholders with effect 1st April 2022 assume the right to vote on any resolution placed before the company. Am I clear? ठीक है। तो बेटा लास्ट कब दिया? 19-20 में। तो यहां से 2 साल जरा काउंट करो बेटा, कौन कौन से हो गए? 20-21 और 21-22। 21-22 कब खत्म हो रहा है बेटा? 31 मार्च 2022। But till 31st March 2022, they can vote only on that resolution which directly affect the rights attached to his preference share. ठीक है, एग्री कर रहे हो मेरे साथ? एग्री कर रहे हो सर? 31 मार्च तक तो 2 साल ही आपके, जब तक इन 2 सालों के पूरे ना होने तक सर वो सिर्फ उन मैटर से रिलेटेड वोट कर सकते हैं जो मैटर उनके राइट्स को इफेक्ट कर, will directly affect the rights attached to his preference share or involve matter of winding up of the company or for repayment or reduction of its equity or preference share cap. The proportion of voting right of equity share to be voting right of the preference shall be 4:1। बिल्कुल सर 4:1 ही तो होगा सर। 1200 किसके पास है सर? इक्विटी के पास, और इनके पास कितना? 300, तो 4:1 ही तो निकलेगा। इज दैट क्लियर? ठीक है सर। नेक्स्ट देखिए सर, 2 साल कहां पे खत्म हो रहे? 31 मार्च पे, यानी कि 1 अप्रैल 2022 से, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, फिर उनके पास आ जाता है राइट कि वो किसी भी मैटर पे क्या कर सकते हैं? वोट कास्ट कर सकते हैं। लेकिन टिल 31 मार्च 2022 उनके पास सिर्फ 3 मैटर्स पे वोट होंगे। पहला सर रिगार्डिंग एनी मैटर इफेक्टिंग देयर ओन राइट्स, रिगार्डिंग वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, एंड तीसरा रीपेमेंट और रिडक्शन ऑफ देयर कैपिटल। इज दैट क्लियर? इंपॉर्टेंट है बेटा, पक्का आ सकता है। कह रहा है अगर तो किसी मैटर पे इक्विटी शेयर होल्डर्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर दोनों के पास राइट है कि वो वोट कास्ट कर सकते हैं, then the voting right of a equity share or preference shareholder shall be in the same proportion which the paid up equity share capital bears to the paid up preference share capital। बच्चे तो फिर इन दैट केस क्या होगा सर? सेम सर, आपकी कितनी वोटिंग पावर आपको दी जाएगी सर? जितना आपका शेयर है पेड अप कैपिटल। इज दैट क्लियर? गॉट इट? शैल बी इन सेम प्रोपोर्शन which the paid up equity share capital bears to the paid up preference share capital। am I clear? समझ आता है कि नहीं? आप गॉट इट? इज दैट क्लियर? ठीक है, ये आपकी सेक्शन इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको दोबारा से पढ़ते हैं बच्चे। देन द वोटिंग पावर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। अब ध्यान से मेरी बात सुन बच्चे, कह रहा है किसी मैटर पे इक्विटी शेयर होल्डर्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर दोनों वोट कास्ट कर सकते हैं, तो इक्विटी शेयर होल्डर को कितनी पावर मिलेगी और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितनी पावर मिलेगी? इज दैट क्लियर? समझ आ रहा है कि नहीं? तो ध्यान से बच्चे ऊपर देखना, 4:1 का रेशियो निकला था। 4:1 का रेशियो निकला ना बेटा? तो इन दैट केस यानी कि बच्चे 4:1 की अगर मैं परसेंटेज निकालू तो 4/5 × 100 कितना आएगा बच्चे? यहाँ पे 20%, यानी कि 80% पावर किसके पास है? इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास, और 20% पावर किसके पास है? प्रेफरेंस शेयर। इज दैट क्लियर? समझ आता है कि नहीं? क्या लिखा है? then the voting right of equity shareholders and preference shareholders shall be in same proportion, proportion मतलब ratio, which the paid up equity capital bears to the paid up share capital। कितना निकला था ऊपर? 4:1। is that clear? got it? आइए इससे रिलेटेड आपको जरूर क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चंस मिलेंगे बच्चे जो आपको सॉल्व कर। बेटा प्लीज नोट्स बनाइए, क्वेश्चन बैंक से एक बार गो थ्रू करिए, नोट्स बनाइए, पूरा क्वेश्चन बैंक रीड आउट करो। आपको क्वेश्चन बैंक को जब रीड आउट करना है बेटा, तो वहां पर बच्चे बच्चे प्लीज ऊपर वेट कर, अभी तो टाइम है, 2:15 क्लास। आपको जब रीड आउट करना है तो मैंने इसलिए क्वेश्चन बैंक दे रहा हूं कि सबसे रीड आउट ताकि आपको पता चल जाए पेपर में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं बेटा। प्लीज क्वेश्चन बैंक मत छोड़िएगा आप। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है। कह रहा है सेक्शन 47 अप्लाइज टू ऑल कंपनीज वेदर पब्लिक और प्राइवेट। सेक्शन 47 कौन सी होगी? ये होगी बेटा जो हम पढ़ रहे हैं, वोटिंग राइट्स।
कहता है ये चाहे प्राइवेट हो या पब्लिक दोनों को एप्लीकेबल होती। तो आइए जरा देख, कह रहा है द प्रोविजन सेक्शन 47 shall not apply to a private company whose memorandum or article so provides. However, this exemption shall be available only to those private companies which has not committed a default. पढ़ लिया हमने ये पहले भी 43 में भी पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? जिन्होंने डिफॉल्ट नहीं किया फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फाइलिंग में और एनुअल रिटर्न की फाइलिंग। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट देखो, कह रहा था प्रोविजन सेक्शन 47 shall not apply to a specified IFSC public company where memorandum of association or article association so provides. तो 43 में भी था ये कॉमन और 47 में भी ये कॉमन। इज दैट क्लियर? सीवे कितने पेजेस हो गए बेटा जरा बताना? 9 हो गए? 10 स्टार्ट करना है या 10 स्टार्ट? हाफ से ज्यादा हो गई बेटा। आइए बेटा नेक्स्ट देखो जरा, कह रहा है सेक्शन 48 वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर राइट्स। आसान सेक्शन करा दूं आपको ताकि ज्यादा कवर हो जाए। ये थोड़ी ये वाली सेक्शन आसान पोर्शन करा देता हूँ बच्चों को। हम्म, आइए बेटा, आइए बच्चे यहाँ से शुरू करें मेरे साथ। पहले जरा यहाँ से फटाफट इन सेक्शंस को खत्म करते हैं बेटा। आइए बच्चे, देखो बच्चे जरा पढ़ना सेक्शन 50। कह रहा है कंपनी में अथॉरिटी प्रोवाइडेड देयर इज अथॉरिटी इन आर्टिकल। अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ उसकी अगर अथॉरिटी है आर्टिकल में तभी होगा, अदरवाइज अलाउड नहीं है बेटा। कह रहा है कंपनी में इफ सो ऑथराइज बाय इट्स आर्टिकल। कौन सा पेज नंबर है सीवीआई ये बताना? ये कौन सा पेज नंबर है ताकि मैं बता दूं जरा रिकॉर्डिंग में? 13। आइए बेटा, दिस इज पेज नंबर 13। कह रहा है कंपनी में इफ सो ऑथराइज बाय इट्स आर्टिकल्स एक्सेप्ट फ्रॉम एनी मेंबर द होल or part of the amount remaining unpaid on any shares held by him even if no part of that amount has been called up। यानी कि एडवांस कॉल, एडवांस मनी रिसीव बाय द कंपनी। सब बच्चे एग्री कर रहे हो? कह रहा है अमाउंट रिमेनिंग unpaid on any shares held by him even if no part of that amount has been called up। is that clear? एडवांस कॉल मनी हो गया बेटा, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है कंपनी ए मेंबर ऑफ ए कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स shall not be entitled to any voting right in respect of amount paid by him under subsection 1 until that amount has been called up। बहुत इंपॉर्टेंट बेटा। कह रहा है चाहे आपने पैसा एडवांस में दे दिया है बट उस एडवांस पैसे पे आपको वोटिंग पावर तब तक नहीं मिलेगी जब तक कंपनी उसको कॉल नहीं करती। इज दैट क्लियर? गॉट इट? कह रहा है इंटरेस्ट ऑफ ऑन एडवांस, जो एडवांस पैसा दिया उसके ऊपर इंटरेस्ट मिल सकता है इफ सो ऑथराइज्ड बाय द आर्टिकल। यानी कि ये भी कंपनी के हाथ में है कि इंटरेस्ट देना है या फिर नहीं देना। कह रहा है interest can be paid on such advance if permitted by the article। Here it is worth noting that where the rate of interest is permitted by the articles on such advance payment same could be varied by shareholders in general meeting। ठीक है, कह रहा है चाहे आपने जो है एक रेट डिसाइड कर दिया आर्टिकल में कंपनी ने, सेम कुड बी वैलिड बाय द शेयर होल्डर्स इन जनरल मीटिंग। एम आई क्लियर? कह रहा है रेट 6% में इंक्रीज टू 10% बाय शेयर होल्डर्स। यानी कि मैक्सिमम कहां तक इंक्रीज कर सकते हो? 10% तक आप इंक्रीज कर सकते। इज दैट क्लियर? गॉट इट? आइए एग्जांपल पढ़ते हैं, आराम से समझ आ जाएगा बेटा। क्या बोल रहा है? कह रहा है कोरिएंडर मसाले लिमिटेड हैज इशूड 10 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, जिसके ऊपर ₹6 कॉल कर लिया टिल अलॉटमेंट एंड द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹4 इज येट टू बी मेड, अनकॉल्ड है। इज दैट क्लियर? कह रहा है रीना होल्ड 10,000 शेयर्स ऑन विच, अरे करे हुए ना ऐसे क्वेश्चन शेयर्स में 12वीं कक्षा में।
कह रहा है रीना होल्ड 10,000 शेयर्स ऑन विच शी हैज पेड होल ऑफ ₹10 पर शेयर। लो जी, अलॉटमेंट पे ही पूरा 10 दे दिया। कह रहा है इन द अपकमिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी शी वांट्स टू एक्सरसाइज हर वोटिंग पावर एज द ओनर ऑफ फुली पेड शेयर्स। मिलेगा सर? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। However, the company cannot permit her as she does not have voting right in respect of the advance amount paid by her in respect of first and final call. The restriction will continue till the amount is duly called up by the. Is that clear? Got it? समझ आता है कि नहीं? चले आगे। नेक्स्ट बेटा एक छोटी सी सेक्शन 51 है। कह रहा है पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन प्रोपोर्शन टू अमाउंट पेड अप। कह रहा है कंपनी में सो ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल पे डिविडेंड इन प्रोपोर्शन टू द अमाउंट पेड अप ऑन ईच शेयर। बच्चे डिविडेंड हमेशा, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, डिविडेंड दिया जाता है बच्चे पेड अप कैपिटल। जितनी कैपिटल आपकी पेड है ना, उसी की परसेंटेज दी जाती है। एम आई क्लियर? जैसे सर कंपनी बोल रही है कि मेरी पेड अप कैपिटल है 100 रुपए, अब इसी 100 रुपए की, इसी 100 रुपए के ऊपर परसेंटेज डिसाइड होगी कि हमने 5% देना है, 10% देना है, 2% देना है, कितना देना है। ठीक है, एक सेकंड। हेलो, आइए बच्चे नेक्स्ट देखिए, सारे बच्चे नेक्स्ट देखिए बेटा। क्या बोल रहा है? कह रहा है पेमेंट ऑफ डिविडेंड प्रोपोर्शनल टू अमाउंट पेड, पेड अप। तो बच्चे 100 रुपया मैंने जो है वो दिया है। कितना दिया मैंने? 100 रुपया जो है पेड अप है। अब जो परसेंटेज डिविडेंड बच्चे, जो परसेंटेज डिविडेंड की अप्लाई होगी बच्चे, वो किसके ऊपर अप्लाई होगी? इसी 100 रुपए। तो ये आ गई 10%। ये कितने आ गए यहाँ पे? 10%। कितना बना? 10 रुपए। अब ये 10 रुपए देना कहां से है? आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द, आउट ऑफ फिट ऑफ द। इज द क्लियर? समझ आता है? यानी कि अगर आपने डिविडेंड की परसेंटेज डिसाइड करी है अब की बारी 10%, 10% किसका? पेड अप कैपिटल का। लेकिन इसकी पेमेंट कहां से होगी? आउट ऑफ प्रॉफिट। इज दैट क्लियर? समझ आता है? ठीक है। कह रहे द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी मे डिसाइड टू पे डिविडेंड ऑन प्रो राटा बेसिस। पता है प्रो राटा बेसिस क्या है सर? if all the equity shareholders of the company are not equally paid up. Is that clear? ठीक है। अगर सबने नहीं दिया पैसा, पूरा पैसा नहीं दिया, तो फिर प्रोराटा बेसिस पे पैसा मिलेगा। जैसे सर प्रोराटा मतलब, सर चार कंपनी के टोटल शेयर्स हैं 10,000, कंपनी के टोटल शेयर्स है 10,000, लेकिन पेमेंट हुई है 8,000 शेयर्स पर ही। तो सर डिवाइडेड बाय 10,000 इनटू, अगर 10,000 शेयर्स के ऊपर मेरा टोटल डिविडेंड 50,000 बन रहा है, तो 8,000 पे कितना? इज दैट क्लियर? दिस इज कॉल्ड प्रो राटा। एम आई क्लियर? कह रहा है हाउएवर इन द केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स डिविडेंड इज ऑलवेज पेड एट फिक्स्ड रेट। इज दैट क्लियर? इतनी कोई खास इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं है, सिर्फ ये बता रही है कि डिविडेंड का जो अमाउंट है वो ऑलवेज, आपका जो डिविडेंड की जो परसेंटेज है वो किसके ऊपर आप लगाओगे? हमेशा पेड अप अमाउंट के ऊपर लगाओगे। नेक्स्ट देखिए बेटा, एप्लीकेशन ऑफ प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स। पढ़ा था 12th क्लास में भी कि किन किन पर्पसेस के लिए आप प्रीमियम को क्या कर सकते हो? यूटिलाइज कर सकते हो। इज दैट क्लियर? गॉट इट? आगे बढ़ सकता हूँ बच्चे? ठीक है, आसान सेक्शन है, जितना भी आगे है बेटा ये सारा आसान है। कुछ थोड़े सा पोर्शन वो पीछे टिपिकल है जो मैंने छुड़वा दिया आपको। ये कौन सा पेज हमने कंप्लीट किया? 13th पेज कंप्लीट किया। नाउ वी आर ऑन 14th पेज बेटा, वी आर 14th पेज। तो मैंने टेंथ 11th 12th कंप्लीट नहीं कराया ना आपको। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट देखो बच्चे, अभी भी 10 मिनट है, ध्यान से देखो बच्चे, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। ये आपका इंपॉर्टेंट है। सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट कैन बी यूज्ड फॉर फॉलोइंग पर्पसेस। ठीक है, ये 12th में भी किया हुआ है बच्चे हमने। फॉर इशूइंग फुली पेड बोनस शेयर्स टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। अगर बोनस शेयर्स हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट इशू, इज दैट क्लियर? बोनस शेयर्स हमेशा कैसे इशू होते हैं बेटा? फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ध्यान से मेरी बात सुनो, आज सिर्फ मैं पढ़ा रहा हूं, कल मैं आपको इसको प्रैक्टिकली मैं इसको सॉल्व करके बताऊं। कल मैं इसको कैसे सॉल्व करके बताऊंगा प्रैक्टिकली, मेरे को प्लीज एक बारी याद दिलवाना। आज सिर्फ आप सिर्फ याद कर लो कि सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट को आप जो एक्सेस पैसा, फेस वैल्यू से जो ऊपर का पैसा आपने रिसीव किया बेटा, उसको किस किस पर्पस के लिए आप यूटिलाइज कर सकते हो। तो बेटा पहला क्या आ गया?
फॉर इशूइंग फुली पेड बोनस शेयर्स। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट आ गया फॉर राइटिंग ऑफ, राइटिंग ऑफ मतलब खत्म करना द प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी, इसकी भी प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन बताऊंगा। फॉर राइटिंग ऑफ द एक्सपेंस ऑफ और कमीशन पेड और डिस्काउंट अलाउड ऑन इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी। तो यानी कि बच्चे शेयर्स और डिबेंचर्स को इशू करने में जो आपने खर्चा किया उस खर्चे को राइट ऑफ करने के लिए, शेयर्स और डिबेंचर्स इशू करने के लिए जो आपने कमीशन पे करी है उसको राइट ऑफ करने के लिए, शेयर्स और डिबेंचर्स के ऊपर आपने जो डिस्काउंट अलाउ किया उस खर्चे को भी राइट ऑफ करने के लिए आप सिक्योरिटी प्रीमियम को यूटिलाइज कर सकते। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ रहा हूं बेटा, नेक्स्ट देखो। कह रहा है प्रोवाइडिंग फॉर द प्रीमियम पेबल ऑन द रिडेम्पशन ऑफ एनी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी। कह रहा है अगर कल को जब मेरे को प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करना पड़ेगा या डिबेंचर्स को रीपे करना पड़ेगा, रिडीम और रीपे एक ही बात है, तो सर अगर उनकी रिडेम्पशन प्रीमियम पे हो रही है, सर इशू करे थे 100 रुपए में, आज पैसा वापस करना है 120, तो ये जो एक्स्ट्रा 20 रुपए कहां से लाओगे? सिक्योरिटी प्रीमियम से ला सकते हो। फॉर बायबैक ऑफ शेयर्स अंडर सेक्शन 68, आपके सिलेबस में नहीं है। बायबैक क्या होता है? जब कंपनी खुद ही अपने शेयर्स शेयर होल्डर से क्या करती है? वापस ले लेती। क्यों लेगी ये भी मैं आपको कल से। इज दैट क्लियर? बात समझ आती है? कह रहा है कुछ ऐसी सर्टन कंपनीज हैं जहां पे सर आपका जो सिक्योरिटी प्रीमियम वाला जो अमाउंट है ना वो सिर्फ इन तीन पर्पस के लिए यूटिलाइज हो सकता है। कौन कौन से? एक बोनस शेयर वाला, एक एक्सपेंसेस कौन से वाले सर? इशू वाले, कमीशन हो गया, और डिस्काउंट और बायबैक। ऐसी कौन सी कंपनीज है सर? फॉर सच क्लास ऑफ कंपनीज एज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 133। इस चैप्टर में सेक्शन 133 नहीं है, हमें पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। इज दैट क्लियर? जब आगे आपके 8 7 चैप्टर में आएगा तब मैं आपको बता दूंगा कि ये कौन कौन सी कंपनीज है। इज दैट क्लियर? ठीक है। कह रहा और भी कुछ पर्पसेस हैं जिसके लिए हम सिक्योरिटी प्रीमियम को यूटिलाइज कर सकते हैं। कह रहा वेयर सिक्योरिटी प्रीमियम इज इशूड फॉर एनी पर्पस other than the purpose permitted under this act, then the provision of the act are applicable to reduction of share capital shall apply as if the security premium account were paid up share capital of the कंपनी। कह रहा है सर अगर एज ए पेनल्टी बताई हुई, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम आपका यूटिलाइज होता है किसी और पर्पस के लिए, जो ऊपर बताए गए पर्पस है उन पर्पस के लिए यूटिलाइज नहीं हुआ, देन द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट एज आर एप्लीकेबल टू रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल शैल अप्लाई। मतलब मान लिया जाएगा आपके पास जितना सिक्योरिटी प्रीमियम अब पड़ा हुआ है बेटा उसको सबको नलिफाई कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। इज दैट क्लियर? समझ आता है कि नहीं? एज आर एप्लीकेबल टू रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल होता है सिक्योरिटी प्रीमियम को पूरे तरीके यहाँ पे खत्म कर दिया जाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है। आपका एक रिजर्व है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है बेटा, आपके लिए प्रॉफिट है वो, तो कह रहे हैं वो पूरे प्रॉफिट को खत्म कर दिया जाएगा अगर आपने किसी और पर्पस के लिए इसको यूटिलाइज किया बच्चे। ठीक है, तो जो जो एक्ट में बताया गया सिर्फ उन्हीं पर्पसेस के लिए इसको यूटिलाइज करें। नेक्स्ट क्या बोला गया? इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज फॉर कैश और अदरवाइज इज इमटेरियल। कह रहे द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट with respect to WRT मतलब with respect to transfer of premium received on issue of securities and utilize of shall apply irrespective of the fact, कुछ नहीं बकवास, irrespective of the fact that the securities have been issued for cash or for consideration other than cash। कह रहा है अगर आपने शेयर्स किसी भी कंसिडरेशन के लिए जो है इशू करे, चाहे वो कंसिडरेशन काइंड में हो या कंसिडरेशन कैश पे हो, तो उन सिक्योरिटीज के ऊपर जो सिक्योरिटी प्रीमियम आपको रिसीव हुआ है उस सिक्योरिटी प्रीमियम को आप बिल्कुल जो ऊपर दिए गए पर्पसेस है यूटिलाइज कर सकते हो। कुछ नहीं है बकवास, छोड़ दीजिए इसको। इज दैट क्लियर? समझ आता है बेटा? ठीक है। 52 में क्या पढ़ना है? यूटिलाइजेशन ऑफ प्रीमियम, यूटिलाइजेशन ऑफ प्रीमियम इन केस ऑफ सर्टेन कंपनीज एंड यूटिलाइजेशन ऑफ प्रीमियम फॉर अदर पर्पसेस। अगर किसी और पर्पस के लिए यूटिलाइज किया देन इट विल बी एप्लीकेबल टू, देन इट विल लीड टू रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। ये लाइन को अंडरलाइन करो, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, then provisions of reduction of share capital shall apply, then provisions of reduction of share capital shall apply बेटा। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट देखिए जरा, सेक्शन 53 बेटा, प्रोहिबिशन ऑफ इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। सर ये पहले क्या थे बेटा कि आप ध्यान से मेरी बात सुनिए बेटा, आप पहले अलाउड था कि आप शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू कर सकते थे, लेकिन आपके कंपनीज एक्ट 2013 में भी नहीं था। कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2017 जिसको इफेक्ट दिया गया 9 फेब 2018 से, साफ साफ बोला गया कि अब शेयर्स जो है वो डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकते। इज दैट क्लियर? गॉट इट? समझ आता है? ये दो सेक्शन 53 और 54 मेरे को पढ़ाना है।
आज का हमारा टारगेट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। जरा देखो बेटा, छोटी सी सेक्शन है, कुछ भी नहीं। कह रहा है दो टाइटल ऑफ सेक्शन यूज द वर्ड प्रोहिबिटेड बट इंडीड शेयर ऑफ issue of share discount is not fully prohibited, it is only restricted especially under the enactment of the Companies Amendment Act 2017। कह रहा है except as provided in section 54 a company shall not issue shares at a discount। ध्यान से मेरी बात सुनिए बेटा, क्या बोला गया है? कंपनी जो है शेयर्स इशू नहीं करेगी। आप छोड़िए ऊपर, यहां से करो। कंपनी शेल नॉट इशू, जहां जहां अंडरलाइन करा रहा हूं वही सिर्फ करना है। A company shall not issue shares at discount except in section 54। so section 54 में क्या है? स्वेट इक्विटी शेयर्स। कई बारी मेरे मुंह से आपने स्वेट इक्विटी शेयर सुना होगा, मैं दोबारा से अभी समझाऊंगा। अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए, स्वेट इक्विटी शेयर्स आप उनको डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं, बाकी किसी भी शेयर को आप डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते। ठीक है, कह रहा है ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है। कह रहा है ए शेयर इशूड बाय कंपनी एट ए डिस्काउंट शैल बी वॉइड। एम आई क्लियर? गॉट? ठीक है, ध्यान से देखिए अब क्या बोल रहा है। Notwithstanding anything contained in subsection 1 and 2, कह रहा है ऊपर दिए गए जितनी सेक्शन है भाड़ में जाती। कह रहा है कंपनी में इशू शेयर्स एट डिस्काउंट। किसको? क्रेडिटर्स को। क्रेडिटर्स को जो है शेयर्स कंपनी इशू कर सकती है डिस्काउंट पे। सर क्रेडिटर्स को ये क्या बात हुई? बेटा क्रेडिटर्स को पैसा देना है हमने, ठीक है। हमने बोला यार ड्यू डेट आ गई, हम क्रेडिटर्स को पैसा ही नहीं दे पाए। अब हमने क्या बोला क्रेडिटर्स को कि क्रेडिटर भाई तू मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। हम क्या करते हैं, ध्यान से मेरी बात सुन बेटा, मेरे शेयर का प्राइस है 100 रुपया और मैंने क्रेडिटर को देना 50 रुपए। अब मैं अगर उसको 100 रुपए का शेयर इशू करूंगा वो मारेगा। तो सर हम उसको शेयर इशू कर, क्योंकि हम, मेरी बात सुनिए, हमने कितने देने हैं यहाँ पे उसको? 100 रुपया थोड़ा देना है, हमने उसको कितना देना है? 50 रुपए। तो बच्चे हम उसको 100 रुपए का शेयर थोड़ा इशू करेंगे, तो हमारे पार्ट पे बेवकूफी हो गई कि 50 रुपया देना, बदले में चीज कितनी दे दी? 100 रुपए की चीज दे दी। तो हम यहाँ पे उसको डिस्काउंटेड शेयर इशू करेंगे, कितने में? 50 रुपए। हमने यहाँ पे डिस्काउंट क्यों अप्लाई किया? क्योंकि सर हमने उसको पैसा क्या देना था? कम देना था। यहाँ पे शेयर की वैल्यू जितनी थी उससे कम का पैसा हमने उसको पे ऑफ कर। इज दैट क्लियर? व्हेन its debt is converted into shares, is that clear? Got it? आगे करने की जरूरत नहीं, ठीक है, इतना लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है। कह रहा है where any company fails to comply with the provision this section, such company and every officer who is default shall be liable to a penalty। किस चीज पे पेनल्टी लगेगी? कंपनी पर, ऑफिसर पे, जो कि एक्सटेंड हो सकती है टू एन अमाउंट इक्वल टू द अमाउंट रेज्ड थ्रू द इशू ऑफ शेयर्स एट अ डिस्काउंट। क्योंकि सर आपने सेक्शन 53 के नॉन कंप्लायंसेस कब किए बेटा? आपने सेक्शन 53 के नॉन कंप्लायंसेस कब किए? जब आपने शेयर्स इशू कर दिए। कैसे? डिस्काउंट, जो कि एक्सटेंड हो सकता है टू एन अमाउंट इक्वल टू अमाउंट रेज्ड through the issue of shares at discount or 5 lakh rupees whichever is less, and the company shall be liable to a refund of all money received along with interest at the rate of 12%, my god, from the date of issue of such shares to the person to whom such shares have been issued। बेटा आप इसको चार्ट फॉर्म में बनाओ। कह रहा है पहले तो कंपनी और सारे ऑफिसर्स वो लायबल होंगे पेनल्टी के लिए, जो कि कहां तक एक्सटेंड कर सकती है? टू द अमाउंट इक्वल टू द अमाउंट, ठीक है, टू द अमाउंट रेज थ्रू द इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट और 5 लाख रुपीज विच एवर इज लेस। जितना पैसे पे आपने शेयर्स इशू करे एट डिस्काउंट, यही तो आपने नॉन कंप्लायंस किया, वो अमाउंट या फिर 5 लाख रुपए विच एवर इज लेस। एंड उसके अलावा कंपनी को जितना पैसा उसने रेस किया वो सारा वापस करना पड़ेगा अलोंग विद इंटरेस्ट एट द रेट 12%। इज दैट क्लियर? बात समझ आती है कि नहीं? समझ भाई, ये समझ आता है कि नहीं समझ आता है सेक्शन 53? ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा। सर पहली बात, सेक्शन 54 में जो आप इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हो ना बेटा, वो आप एम्प्लॉइज को इशू कर रहे हो। वो किसको इशू कर रहे हो? आप एम्प्लॉइज को। इज दैट क्लियर? इसके बाद अभी टीका स्टार्ट होने वाला है, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वो करना है कि नहीं करना है? इसके बाद इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टार्ट होना है, क्योंकि फाउंडेशन में चल रहा है वो इंडियन सीएमए फाउंडेशन, सीए फाउंडेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। कह रहा है स्वेट इक्विटी इज इशूड टू कीप द एम्प्लॉइज ऑफ अ कंपनी मोटिवेटेड बाय मेकिंग देम पार्टनर इन ग्रोथ ऑफ द कंपनी। इज दैट क्लियर? तो स्वेट इक्विटी किसको इशू किया जाता है? एम्प्लॉइज को इशू किया जाता है, ताकि वो क्या कर सके? मोटिवेट। अब सिर्फ एम्प्लॉय को क्या पड़ी है यार कि वो आपके शेयर्स को परचेज करे? कंपनी बोलेगी कोई बात नहीं, तू चिंता ना कर, मैं तेरे को डिस्काउंटेड अमाउंट पे दूं।
इज दैट क्लियर? तो एम्प्लॉइज को शेयर्स इशू करने का मकसद पैसा रेज नहीं करना होता, क्या करना होता है, उनको मोटिवेट करना। इसलिए यहां पे इक्विटी शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू करना अलाउड है। इज दैट क्लियर? गॉट इट? कह रहे स्वेट इक्विटी शेयर्स मींस सच इक्विटी शेयर्स एज आर इशूड बाय कंपनी टू इट्स डायरेक्टर्स और एम्प्लॉइज। डायरेक्टर्स भी एम्प्लॉय होते हैं, या फिर डिस्काउंट पे, या फिर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ये भी एक बड़ी बात है। For providing their know-how or making available rights in the nature of intellectual property rights or value addition by whatever name called। ठीक है, वो अपनी नॉलेज कंपनी को प्रोवाइड कर रही है, अपनी कोई टेक्नोलॉजी उन्होंने कंपनी को प्रोवाइड करी है, इसलिए कंपनी उनको क्या इशू कर रही है, शेयर्स इशू कर रही है। क्योंकि कोई ऐसे एम्प्लॉइज है जिससे कंपनी को लगता है कि वैल्यू एडिशन जो है मेरी कंपनी में आ सकता है, तो लेट्स मेक देम ओनर इन द कंपनी बाय मेकिंग देम इशू इक्विटी शेयर्स, या तो डिस्काउंट पे या फिर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इज दैट क्लियर? ठीक है। कह रहा है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 53। ओहो, भाड़ में गया। कह रहा है ये 53 में आप स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू नहीं कर सकते इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर नॉट फुल। इज दैट क्लियर? ठीक है। ये जो इशू है ऑथराइज होना चाहिए किससे? एसआर से। बेटा बंद कर दे फोन, खत्म होने वाला है। स्पेशल रेजोल्यूशन से ऑथराइज होना चाहिए। ठीक है। रेजोल्यूशन क्या स्पेसिफाई करेगा, कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू कर रहे हो, उनका करंट मार्केट प्राइस, कंसिडरेशन, अगर तो कुछ ले रहे हो कैश में हो या किसी अदर फॉर्म में तो वो भी बता दो, एंड द क्लास और क्लासेस ऑफ डायरेक्टर एम्प्लॉइज जिनको वो शेयर्स इशू हो रहे। इज दैट क्लियर? ये कट गया आपके सिलेबस से। नेक्स्ट देखो बेटा, डी पॉइंट खत्म हो गया यार, खत्म हो गया, खत्म हो गया। कह रहा है द स्पेशल रेजोल्यूशन, सॉरी, कह रहा है वेयर द इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी आर लिस्टेड ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। अगर तो लिस्टेड कंपनी का केस है, द स्वेट इक्विटी शेयर्स आर इशूड इन अकॉर्डेंस विद द रेगुलेशंस मेड बाय द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड इटसेल्फ। ये कहां बताया गया है सर? अब रूल 8 आपको पढ़ना पड़ेगा। रूल 8 द कंपनी शेयर कैपिटल डिबेंचर रूल 2014। देखो क्या बोल रहा है। कह रहा है द स्पेशल रेजोल्यूशन शैल बी वैलिड फॉर मेकिंग द अलॉटमेंट फॉर नॉट मोर देन 12 months फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग द, मतलब जो आप एसआर पास कर रहे हो स्वेट इक्विटी शेयर्स की अलॉटमेंट के लिए, सर अलॉटमेंट जो है 12 महीने के अंदर अंदर हो जानी चाहिए। फॉर अलॉटमेंट, द अलॉटमेंट फॉर नॉट मोर देन 12 months फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग ऑफ स्पेशल, यानी कि इन शॉर्ट सिंपल लैंग्वेज में द allotment must be made within 12 months from the date of passing the resolution. कह रहा the company shall not issue sweat equity shares for more than 15% of the existing paid up equity share capital in a year or the shares of the issued value of rupee 5 crore whichever is high। यानी कि स्वेट इक्विटी शेयर्स पेड अप इक्विटी कैपिटल के 15% से ज्यादा नहीं होने चाहिए, 15% या फिर 5 करोड़ रुपया विच एवर इज हायर। एक साल में बोला गया, ये एक साल की लिमिट है बेटा, यानी कि अगले साल दोबारा से लिमिट रिन्यू हो जाएगी बेटा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। कह रहा है इशुएंस ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स इन अ कंपनी शैल नॉट एक्सीड 25% 25% of the paid up capital of the company at any time, एट एनी टाइम, किसी भी समय पे स्वेट इक्विटी शेयर सर 25% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। किसके सर? पेड अप कैपिटल। एम आई क्लियर? कह रहा है द स्वेट इक्विटी शेयर शैल बी लॉक्ड इन और नॉन ट्रांसफरेबल फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर। ओहो सर, कंपनी एम्प्लॉइज को यहाँ पे एक चूना लग गया कि सर 3 सालों के लिए वो अपने शेयर्स को ट्रांसफर नहीं, जब ट्रांसफर नहीं कर सकते तो पैसे में भी कन्वर्ट नहीं कर सकते। कंपनी जो है स्वेट इक्विटी शेयर जो भी इशू करे हैं वो रजिस्ट्रार के साथ फाइल करेगी, किसमें? SH3 में बेटा। नेक्स्ट लिखा हुआ है वैल्यूएशन शैल बी डन बाय द रजिस्टर्ड वैल्यूअर, की कितनी वैल्यू के आपने शेयर्स इशू करने। इज दैट क्लियर? गॉट इट? नेक्स्ट बच्चे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सर एम्प्लॉय को शेयर्स इशू कर रहे हैं तो एम्प्लॉय का मीनिंग तो पता होना चाहिए। किसको शेयर्स इशू करना है? एम्प्लॉय को, वो भी किस पे? डिस्काउंटेड अमाउंट पे। तो एम्प्लॉय का मीनिंग तो पता। कह रहा है परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी हु हैज बीन वर्किंग इन इंडिया या फिर आउटसाइड इंडियन ब्रांच में काम कर रहा है, आउटसाइड ब्रांच में काम कर रहा है, फर्क नहीं पड़ता, परमानेंट एम्प्लॉय होना चाहिए कंपनी का। ठीक है, ये नहीं सर, सर कुछ एम्प्लॉयज हो गए आपके नीड बेसिस हो गए, ठीक है, नहीं, जो परमानेंट बेसिस पे आपकी डे टू डे मैनेजमेंट, परमानेंट एम्प्लॉय का मतलब क्या हुआ? एम्प्लॉय इन्वॉल्व इन डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। सर या फिर क्या हो गया? डायरेक्टर, वेदर है होल टाइम डायरेक्टर और नॉट। सर ध्यान से, डायरेक्टर के केस में सर अलाउड है, चाहे होल टाइम डायरेक्टर है या सर पार्ट टाइम डायरेक्टर है, वहां पे अलाउड है। ठीक है, डायरेक्टर होना चाहिए, दैट इज सफिशिएंट। लेकिन एम्प्लॉय कौन सा होना चाहिए बेटा? परमानेंट एम्प्लॉय होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है एम्प्लॉय और डायरेक्टर एज डिफाइंड इन सब क्लॉज ए और बी
above of a subsidiary in India or outside India or of a holding company of the company। बेटा अगर तो जो ऊपर एम्प्लॉय और डायरेक्टर दिया गया है ना, अगर वो किसी आपकी सब्सिडरी कंपनी का भी डायरेक्टर है या सब्सिडरी कंपनी का भी एम्प्लॉय है, वो भी आपका कवर होता है। इज दैट क्लियर? The right limitation restriction provisions applicable to equity shares shall be applicable to the sweat equity shares, and the holder of such shares shall rank pari passu with other, मतलब इक्वल माना जाएगा सर अदर शेयर होल्डर्स के साथ। इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां तक करिए। इज दैट क्लियर? गॉट इट? समझ आता है कि नहीं? तो यानी कि अगर एक होल्डिंग कंपनी जो है स्वेट इक्विटी शेयर्स के साथ आ रही है, तो उस होल्डिंग कंपनी की जो सब्सिडरी कंपनी है, उस सब्सिडरी कंपनी के एम्प्लॉइज और डायरेक्टर्स भी क्या कर सकते हैं सर, उस स्वेट इक्विटी शेयर्स में अप्लाई कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? गॉट इट? तो ये था बच्चे, 3 पेजेस मेरे रह गए, 10 11 12, वो थोड़े से टिपिकल हैं, विल बी, उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा बच्चे, ठीक है। वो पेजेस मैंने छुड़ाए, बाकी मैंने आपको सारा खत्म करा दिया। वी हैव फिनिश 13 पेजेस में। कल हम दोबारा मिलेंगे, फर्दर हम और आगे करेंगे। लगभग आप मान के चलिए बेटा, विल ट्राई अवर लेवल बेस्ट कि 30 पेजेस हमारे खत्म हो जाए बेटा, ताकि अगले हफ्ते हमारा ये चैप्टर डन हो जाए। इज दैट क्लियर? प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट, इमिडिएटली लग जाओ बच्चे नोट्स बना। ठीक है बच्चे, चलिए आज के लिए इतना ही। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लिए जो बच्चा मेरे साथ मिलना चाहता है, 15 मिनट के बाद क्लास स्टार्ट हो जाएगी, विल बी मीटिंग अगेन। ठीक है, चलिए बच्चे, ओके बाय बाय, टेक।